आवाज मेरी आ रही है? प्रणाम सर, अगर मैं वो गुरुत्व का प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो आपने जैसे कहा था कि मैं आपको बताऊं कि मतलब 24 गुण कौन से और सामान्य गुण कौन से हैं। तो जैसे गुण जो है 24 रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म संस्कार। अब और अपना इसमें सामान्य गुण है। अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ चेहरा दिखाइए। हाँ सर। हाँ एक बार फिर बोल लीजिए। हाँ सर, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, सुख, दुख, राग, द्वेष, स्पर्श, स्नेह, द्रव्यत्व, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, वेग, संस्कार। ये पता नहीं कहाँ से आप पढ़ रहे हैं। हाँ सर, एक ये तर्क संग्रह में से बीच में दो तीन मैं भूल जाता हूँ, तो उसमें से देख लेता हूँ। पहले तो ठीक पढ़ा, द्रवत्व की जगह द्रव्यत्व कह दिए, बाकी सब ठीक था। हाँ अभी बाद में तो कुछ और गड़बड़ा गया। हाँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म संस्कार। द्रव्यत्व तो नहीं बोलना है। द्रवत्व, द्रवत्व, हाँ द्रवत्व। द्रव्यत्व तो अलग चीज है, द्रवत्व तो अलग चीज है। बिल्कुल। ये 24 गुण है, ठीक है। ये इसको अच्छे से याद कर लेना है। बिल्कुल। उसके बाद 5 प्रकार के कर्म है और 2 प्रकार के सामान्य है। सामान्य बराबर है। समवाय एक है। 4 प्रकार के अभाव है। तो हाँ इसमें क्या सवाल है? जैसे सर आपने कहा गुरुत्व जो है वो उसमें सामान्य, वो सामान्य में भी इसलिए जाता है क्योंकि एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाता है ना, तो इसलिए आपने कहा कि वो समवाय से नहीं रहता है, ऐसा समझ सकते हैं कि गुरुत्व जैसा आपने कहा समवाय से इसलिए नहीं रहता क्योंकि सामान्य में भी जाता है। हमने कैसा कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं सर, आप मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि 3 द्रव्यों से अधिक में आपने कहा कि द्रव्य क्या है, मतलब 3 पदार्थ से अधिक में यदि रहता है तो उसको समवाय से नहीं रहता वो। हाँ कोई भी ऐसा चीज जो द्रव्य गुण कर्म को छोड़कर यदि बाकी जगह रहता हो उसको हम जाति नहीं कहते। ये हमने कहा है ना। तो कोई भी चीज जो द्रव्य में रहता हो, गुण में रहता हो, कर्म में रहता हो, तीन के अंदर ही कहीं रहता हो तो उसकी जाति होने की संभावना है, वहाँ समवाय संबंध होने की संभावना है। यदि वहाँ है भी नहीं भी दोनों हो सकते हैं, लेकिन है पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके बाहर यदि कोई रहता है द्रव्य गुण कर्म को छोड़कर के यदि कोई चीज कहीं पर रहता है, जैसे पदार्थ तत्व जो है द्रव्य गुण कर्म को छोड़कर के बाकी जगह में रहता है, इसके पदार्थ तत्व समवाय संबंध से नहीं रहेगा, वो जाति नहीं है। ठीक। अब गुण की जब बात जहाँ तक आती है, गुण हमेशा हमेशा मतलब उसमें भी थोड़ा अपवाद रहता है। गुण का जो प्राथमिक संबंध है वो समवाय संबंध है। गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो गुरुत्व क्योंकि गुण है, गुरुत्व गुण है कि जाति है? गुण है। हाँ गुरुत्व गुण है, तो गुण हमेशा द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो इसमें कोई, अब इसमें क्या प्रश्न है? नहीं तो मैं उस वक्त ऐसा समझा कि गुरुत्व समवाय संबंध से नहीं रहता, नहीं ऐसा समझा। ऐसा नहीं है ना, ठीक है, तो क्लियर है। क्योंकि इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि ये द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण कर्म जो है मतलब इसका मतलब समवाय से ही रहना चाहिए था गुरुत्व, तो इसलिए मैं कंफ्यूजन है। ठीक, क्लियर हो गया, थैंक यू। सर मेरा एक प्रश्न था, पूछ लो सर। हाँ पूछ लो सर। जो संबंध हमने अभी देखा समवाय संयोग स्वरूप संबंध, उसमें
जो अभाव है स्वरूप संबंध से रहता है, ऐसे हमने पढ़ा। तो यहाँ पे मुझे यदि हम ऐसे कहें कि पठाभाव भूतले संयोग संबंध से है, तो ये उचित रहेगा या उसमें कुछ गलती? नहीं, ये उचित नहीं रहेगा। अभाव कभी संयोग संबंध से नहीं रहता। ओके, एकदम क्लियर होना है इसको कि अभाव कभी भी संयोग संबंध से अथवा समवाय संबंध से भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? संयोग संबंध होने के लिए दो द्रव्य होना जरूरी है, और समवाय संबंध होने के लिए अभी हम बताएंगे उनकी निश्चित जगह है और जहाँ पर समवाय संबंध होता है। तो अभाव वो संयोग और समवाय होने के जो योग्यता चाहिए वो योग्यता को धारण नहीं करता, इसलिए अभाव कभी भी न तो संयोग संबंध से रहेगा न कभी भी समवाय संबंध से रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था कि स्वरूप संबंध से ही अभाव रहता है क्या? ही नहीं, वहाँ और भी संबंध की पॉसिबिलिटी है, हम केवल संयोग और समवाय का निषेध कर रहे हैं। फिर जो अभाव है किस संबंध से, मतलब स्वरूप संबंध के अलावा किस संबंध से रहता है? किसी बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं वो सब अपने आप को म्यूट कर दें, जो बोल रहे हैं केवल वही अनम्यूट करें। हाँ, वहाँ पर अभाव के लिए परंपरा संबंध की बहुत से संबंध की संभावना होती है, और साथ साथ में कालिक संबंध जो कि साक्षात संबंध है उसकी भी संभावना होती है। परंपरा संबंध और कालिक संबंध के अलावा स्वरूप संबंध, मतलब अभाव तीन संबंध के अलावा किसी संबंध से नहीं। आप कहीं भी बाउंड्री बनाइए मत, आप बाउंड्री बनाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे बाउंड्री समझ में आएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। सर, ये बाउंड्री बनाने का प्रयास इसलिए होता है कि हमारे माइंड में क्लियर बैठ जाए कि क्या 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 पॉसिबिलिटीज है। आप वो बाउंड्री बनाने के चक्कर में ज्यादा गलत जगह पर रेखा खींच देते हैं, खींचिए मत, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं है ना। हम अभी हम क्या है ना, अभी हम एक बना रहे हैं, अभी हम बाउंड्री एक्चुअली बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। तो आप ठीक है चलेगा सर, धन्यवाद सर। ठीक, हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न था। क्या पशुत्व, इसमें पशुत्व को जाति कह सकते हैं? नहीं, कल आपने पढ़ा होगा पशुत्व जो है वो लोमोवल लांगोलवान पशु है। तो पशुत्वम क्यों? लोमोवल लांगोलवत्तम, तो लोमोवल जो लांगूल है वही पशुत्व है, तो द्रव्य है, वो जाति नहीं। तो फिर पशुत्व में पशुत्व को जाति मानेंगे? हाँ, लांगूल में लांगूलत्व जाति रहेगी। और पशु में कौन सी जाति रहेगी? पशु में कौन सी जाति रहेगी? जो पशु में द्रव्य तो जाति रहेगी। पशु में पशुत्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति हम कहते हैं, हाँ, वैसे ही क्या पशु में पशुत्व जाति नहीं? पशु में पशुत्व है लेकिन जाति नहीं। तो फिर मनुष्य में मनुष्यत्व क्यों जाति है? सारे मनुष्य को हम मनुष्यत्व के रूप से जानते हैं। मनुष्य देखो परिभाषा हम करनी, मनुष्य किसको कहेंगे? जैसे हम कहते घाट, हमको घाट को देखकर ज्ञान होता है घटा, तो घाट उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें घटत्व जाति है और वो घटत्व जाति है, ठीक है। और मनुष्य किसी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मनुष्यत्व है, उसमें मनुष्यत्व रहता है, ठीक है। मनुष्यत्व को हम किसी, मनुष्यत्व क्या है तो हम उसको किसी भी रूप से परिभाषित नहीं करते तोड़कर कि मनुष्यत्व क्या है, तो मनुष्यत्व है मनुष्य में रहने वाली जाति। लेकिन जब पशुत्व की बात आती है तो पशु को डिफाइन किया गया है शास्त्रकारों ने, पशु किसको कहेंगे? तो पशु को कहा गया पशु उसको कहेंगे जिसमें पशुत्व रहे, एक तो एक हुआ। लेकिन प्रश्न आया पशुत्व क्या है, तो उसको भी उन्होंने डिफाइन किया कि लोमोवल लांगोलवान को पशु कहेंगे। मनुष्य के लिए ऐसा परिभाषा नहीं बताया गया कि कुछ है। मरणात् मनुष्य भी परिभाषा मिलती है, उत्पत्ति तो बहुत हर किसी की मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग में भी पशु जैसे चार पैर, जो मनन नहीं करते हैं वो भी पशु, वो भी मनुष्य होते हैं। बच्चा सद्यो जाति मनुष्य है ना, तो मनुष्य की गुण की बात हो रही है ना। मनुष्य, अरे तुम तो हम लोग गधे बोलते हैं कई बार, इसका मतलब उसमें वो जाति नहीं आएगी ना, राष्ट्र जाति नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए वो बात अलग है। लेकिन जाति की जो परिभाषा की जा रही है उसमें यदि कहीं कुछ परिभाषा है इसी तरह से, तो हम उसी रूप से उसको जानते हैं। हम पशु को किस रूप से जानते हैं? हमारे पूर्वज पशु को किस रूप से जानते थे? लोमोवल लांगोलवान को उन्होंने पशु रूप से जाना, उसी हिसाब से उन्होंने उसको डिफाइन किया। लेकिन मनुष्य को किस रूप से उन्होंने व्याख्या किया? मनुष्यत्ववान मनुष्य, ऐसा उन्होंने व्याख्या किया।
इसलिए पशु की जाति भैया देख लो। सर फिर से बताइए, बहुत आवाज आ रही है। राशन में तो ज्यादा रहेगी, क्योंकि सारे पशु अलग अलग प्रकार के होते हैं। मनुष्य एक समान होता है, सारे पशुओं में बहुत विलक्षणता होती है। कोई 2 पैर वाले, कोई 4 पैर वाले, किसी के मनुष्य एक प्रकार से बहुत ज्यादा, सारे मनुष्य में समानता है। तो पशु को अलग लोगों के हिसाब से उसकी व्याख्या की। ठीक है, ठीक। और सर कल हमने ये पढ़ा कि अखंड उपाधि स्वरूप से ही रहती है। बात मुझे मत करिए, मैं आगे कहना चाहूंगा। हाँ नहीं, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि अखंड उपाधि और जाति में अंतर कैसे करेंगे? हाँ सर, कल की बात तो मैं बात करूंगा। अब आगे मैंने जो सुबह बात की उस पर आप सवाल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने परिभाषित किया है लोगों का लाभ गया, कल का बात करूँ। मैंने जितना बोला था बोल दिया। नहीं, आप अलग से मुझे शाम को कमरे में आकर बात करिए, जिसको विशेष सीखना है। ठीक है, यहाँ मुझे आगे बढ़ना भी देना। ठीक है, हो गया। ये अलग से बचेगा तो कल आगे आप दूसरे ग्रंथ के पूछ सकते हैं न्याय से रिलेटेड, लेकिन अभी इस कार्यशाला के लिए एक मर्यादा के अनुसार ही हम रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे। अब यहाँ पर कुछ कोई सवाल था बीच में किसी का? नहीं था ना? चलिए, कोई होगा तो आप याद दिला सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न था कि ग्रंथकार ने कहा कि संबंध द्विविधा, इसकी बात हुई और उदाहरण हमने दिया। इसके बाद अब आया समवाय संबंध। अब बहुत से प्रश्न यहाँ पर दिखाए जा रहे थे हम लोगों को, वो सारे कई प्रश्नों का समाधान यहाँ पर ग्रंथकार स्वयं करने वाले हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब ग्रंथकार क्या बोलते हैं? समवाय षष्ठ पदार्थतया कर्णादेन उक्त नित्य संबंधः यथा रूपवान ब्राह्मणो एवं चलति इत्यादि ब्राह्मण के जाते रूपगुणस्य चलन क्रियाया ब्राह्मणे समवाय संबंध। ठीक, अब देखिए समवाय संबंध की बात हम पहले करते हैं। तो उसमें एक नीचे कारिका लिखी है, स्लाइड में आप देख सकते हैं, जो कि मुक्तावली की कारिका है। घटादीनां कपालादो द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेषु संबंधः समवाय अपेक्षितः। ठीक है, ये मुक्तावली की कारिका है, आप लोग इसको पढ़िए। और यदि अन्नम भट्ट हम लोग देखते हैं, अन्नम भट्ट ने लिखा है तर्क संग्रह में अंतिम में समवाय की परिभाषा करते समय में नित्य संबंध समवाय अयुत सिद्ध वृत्ति ही है ना। यहाँ पर भी अयुत सिद्धि की बात करने वाले हैं। अयुत सिद्ध वृत्ति ही, उसकी परिभाषा अन्नम भट्ट ने किया है द्वयोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्य दो अयुत सिद्धौ तो यथा अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य सिद्धि। तर्क संग्रह जो है ना बहुत परफेक्ट बुक है, ऐसा कोई दूसरा किताब ही नहीं, इतना बढ़िया वो पूरा आधार आपका बना रहता है। उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। छोटा थोड़ा 2-3 पेज से पूरा आप मूल केवल देंगे, ठीक है, वो बहुत काम का है। जिसको भी दर्शन पढ़ना, केवल न्याय पढ़ने वालों के लिए नहीं, कोई भी दर्शन शास्त्र पढ़ना है आपको तर्क संग्रह पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, पूरा पढ़ लेना नहीं है ना। इसकी पढ़ने के लिए सबने पढ़ाई हो। अब समवाय की बात करते हैं तो महर्षि कणाद ने समवाय नामक एक पदार्थ बताया। षष्ठ पदार्थ मैंने सुबह जब बताया, भूमिका बनाई थी तो हमने पदार्थ से शुरू किया था। षष्ठ पदार्थ है छठवां, जो कि नित्य संबंध है। समवाय नित्यत्व से संबंध लक्षण हम लोग बनाते भी, तो नित्य कैसे उसका प्रश्न हो सकता है, वो हम लोग बाद में भी बात करेंगे। पहले हम उदाहरण पर जाते हैं। तो समवाय कहाँ पर होता है? अयुत सिद्ध वृत्ति, इन्होंने यहाँ पर लिखा है अयुत संबंधित नामांतरम है ना। अयुत सिद्ध, इन्होंने समवाय का ही एक अयुत संबंध ऐसा नाम दिया, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर इन्होंने परिभाषा बनाया यावद आधारम यावद आधेयम वा समवाय तिष्ठति। ठीक, उसी को अन्नम भट्ट के हिसाब से देंगे तो योर मध्य एकम अविनश्यत् तदवस्थम अपराशित विवाह तिष्ठति। इसको इन्होंने छोटे शब्दों में लिख दिया, यावद आधारम यावद आधेयम वा समवाय तिष्ठति। अब 2 शब्द आए हैं यहाँ पर, आधार और आधेय है ना। आधार और आधेय, तो आधार किसको कहेंगे? आधार और अधिकरण, धारण करने का जिसका सामर्थ्य है, ठीक है। और जो रहता है है ना, आपने पढ़ा धर्म, जो रहता है वो धर्म है।
उसी को आधेय कहते हैं। तो आधेय मतलब हो गया रहने वाला, जो रखने वाला है वो आधार हो गया। तो एक दो वस्तु है, संबंध होने के लिए कम से कम दो होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी वस्तु कहीं भी रहेगा तो किसी न किसी संबंध से रहेगा, ये हमारी पहला शर्त है। अब हमको समवाय संबंध को ध्यान में रख करके सारे चर्चाएं आगे बढ़ानी है। तो यहाँ पर उन्होंने जो उदाहरण दिया, रूपवान ब्राह्मणो यम चलती, एक उदाहरण यहाँ पर दिया, रूपवान ब्राह्मणो यम चलती, ये जो ब्राह्मण है और रूपवान है जो कि चलता है, ठीक है। तो अयम चलती है, अयम में दो विशेषण है, अयम कौन है, ब्राह्मण है, और अयम कौन है अथवा कैसा है, रूपवान है। तो अयम में दो धर्म है, जो सामने दिखाई दे रहा है अयम व्यक्ति है, उसमें एक तो ब्राह्मण तो धर्म है, एक रूप धर्म है। रूप भी धर्म हो सकता है, रूप धर्म है कि नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण का धर्म हो गया, और वो जाति है, ब्राह्मण तो जो धर्म है उसका नाम है जाति, ठीक है। और रूप भी धर्म है, रूप धर्म है कि रूपत्व धर्म है, रूप भी धर्म है, क्योंकि रूप रहता है, रूप रहता है ना, इसलिए रूप द्रव्य में रहता है। तो रूप ब्राह्मण में रहा और ब्राह्मण तो भी ब्राह्मण में रहा, वहां पर ब्राह्मण तो जाते हैं रूप गुण से चलती भी है, वहां क्रिया का भी संबंध बताया जा रहा है, चलती गच्छति उसमें क्रिया भी है, क्योंकि वो शरीर है, ब्राह्मण शरीर जा रहा है, तो उसमें रूप की बात बताई जा रही है कि उस व्यक्ति में रूप है, गुण है, ब्राह्मण तो जाति है और चलन क्रिया है। इन तीनों का जो ब्राह्मण में संबंध है वह समवाय संबंध है, वो समवाय संबंध है, ठीक है। तो समवाय संबंध कहाँ कहाँ होता है, इन्होंने सीधा वो हम कारिका से ले लेते हैं, घटादिनाम कपाल आदौ, घटादिनाम कपाल आदौ का अर्थ है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे है ना, ये हो गया है हमारा एक पट, इसको क्या कहेंगे, पट, इसमें तंतुओं से मिलकर बना है, धागों से बनकर बना है। अब आप बताइए धागे में पट है कि पट में धागा है, पट में धागे हैं, पट में धागे, तंतु पटाखा, धागे में पट है। देखो आपको किताब में क्या लिखा है नहीं बताना है, आपको क्या, आपकी बुद्धि क्या बताती है वो बताना है, अनुभव क्या होता है ना, आपका तर्क क्या होता है, केवल अनुभव नहीं, तर्क, आपकी तर्क युक्त जो अनुभव है वो क्या बताता है, वहां पर आपको जाना है। अनुभव तो हमको बताता है कि सूर्योदय होता है ना, अभी तो अवयवे अवयवी, अवयव अवयवी, अवयवे अवयवी, तस्मात् तन्तौ पटाखा। चलो तंतु और पट थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। शाखा में वृक्ष है कि वृक्ष में शाखा है, वृक्ष में शाखा है, शाखा में वृक्ष है, शाखा अगर शाखा क्या हो गया फाइनल हुआ, शाखा में वृक्ष है, मान लीजिए जैसे कोई अगर कोई एक डाल भी काट रहा है तो हम कहते हैं पेड़ काट रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक डाल भी काट रहा है तो उसमें व्यवहार तो यही होता है, पेड़ काट ऐसा बोलते हैं। चलिए मैं आपको इस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। ये जो है इसका नाम क्या है, सवाल का बगल वाला एक ही है, वहां मैंने देखा कि उधर वाले में लिखा है बोर्ड में बादस्वर सवाल करके, इधर वाले में तो लिखा नहीं, जहाँ से हम एंट्री करते हैं इसमें शायद है, तो चलो यही भी मान लेता हूँ बादस्वर सवाल है, मुझे तो मालूम है आप लोग इसमें प्रमाण। तो ये जो सभागार है
ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि हम लोग पहले कार्यशाला यहाँ शुरू करें जब खाली जमीन है, फिर उसके बाद हम यहाँ सभागार खड़ा करें? नहीं संभव। ये सभागार पहले से यहाँ पर बना हुआ है, उसके ऊपर हम यहाँ पर कार्यशाला कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम में सभागार है, सभागार में हम लोग हैं। सभागार हमारा आधार है, कार्यशाला का आधार सभागार है। कार्यशाला का आधार सभागार नहीं है, क्योंकि वो पहले से है, उसके ऊपर हम आकर बैठे। तो पहले से कुछ है, उसके ऊपर कुछ खड़ा हुआ है। तो जो पहले से होता है वो आधार होता है, बाद में जो खड़ा होता है वो आधे होता है। समझ में आया? अब आप बताइए, आपके पास पहले से पट था, बाद में हमने लाकर इसके तंतुओं को जोड़ा है? तंतु पहले से था, हमने एक एक जोड़ करके इसके पट को खड़ा किया है। इसके ऊपर पट तंतु था, पट आकर इसके ऊपर बैठा है। यदि हम पट को हटा देंगे तो धागा हमारे पास रहेगा, पट रहेगा नहीं उसमें, है ना? इसलिए तंतुओं में पट, तंतुओं में तंतु आधार है पट का। एक एक ईंट घर का आधार है। घर में ईंट नहीं, मकान में ईंटें नहीं होती, ईंटों में मकान होता है। आप पहले मकान बना लो, फिर लाकर ईंट जोड़ो, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा करो, छत में जो ईंटा रखा है वो आप बोलते मकान में ईंट है, लेकिन जिन ईंटों से मकान खड़ा हुआ है, बिल्डिंग खड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग ईंटों में, न कि बिल्डिंग में ईंट है ना? पहले पेड़ बन करके रेडी हो गया, उसके बाद आप ला करके शाखा उसको जोड़ते, अथवा कोई लाकर चिपकाता है शाखा, ऐसा होता नहीं। शाखा शाखा बन करके पेड़ खड़ा होता है, एक एक अवयव जुड़ करके पेड़ खड़ा होता है। मिट्टी मिट्टी जोड़ करके घड़ा बना दिया, ऐसा नहीं घड़ा बनाकर मिट्टी लाकर चिपका देगा, घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? मिट्टी में घड़ा है, मिट्टी घड़े का आधार है। घड़े के बिना भी मिट्टी तो ही, लेकिन मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता। ठीक है? तो शाखा में वृक्ष में शाखा है। हमेशा ये तो नहीं होता। जैसे आप एक पेड़ पैदा होने के समय आप देख लीजिए, पहले ये नहीं आता, एक सस्ता आता है तो पहले क्या है, पेड़ है, फिर बाद में उससे शाखा मिल गया। जैसे हमेशा ये नहीं होता है, हमेशा वही। हाँ देखिए, जब आप, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपको। जब आप पट बनाते हैं, हम पूरा एक ही बार इतना बड़ा नहीं बनाते, पहले दो जोड़ते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है 1000 एक ही बार जोड़कर बनाए। कितना टाइम लगता है कितना बनाने? स्वेटर बनाते हुए देखा है? ठीक है, पहले तो बहुत दिखता था, थोड़ा कम हो गया, है ना? तो एक ही दिन में स्वेटर नहीं बनता, कई दिन लगता है। तो एक उसी तरह से पेड़ खड़ा होता है, एक एक करके जुड़ता है, उसमें अवयव जुड़ते हैं, अवयव जुड़ता है ना कि पूरा शाखा आकर जुड़ता है। तो अवयव जोड़ करके अवयव खड़ा होता है। बाद में लाकर अवयव कहीं से बाहर आकर के पेड़ में जुड़ता नहीं है। जैसे एक कपड़ा हो गया, अब आप थोड़ा सा इसको निकाल दो साइड में, बाकी धागा और जोड़ दो और बड़ा पट हो जाएगा। तो वो जो बड़ा पट बना वो भी एक अवयव जोड़ने से ही बना है। ठीक है, हम लोग जो शरीर खाते हैं, रोज दाल चावल खाते हैं, फिर हमारा शरीर बढ़ता रहता है ना? तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है ना? और सीधा सीधा कहो हाथ पैर अंग से, अवयवों से बना है। अवयव किससे बना है? वो जो आपकी थाली में होता है, दाल चावल रोटी सब्जी आप जो खाते हैं, उसी से वो अंग बने हुए। तो एक एक रोज शरीर बढ़ रहा है, वृक्ष वैसे रोज बढ़ रहा है। लेकिन आप वृक्ष क्या करता है? जड़ में से पानी उसका जो चाहिए वो लेता है, फिर एक एक चीज जोड़ता रहता है। तो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा चीज बढ़ रहा है। हमको बड़ा दिखता है कि बार में, हमको सारी चीज दिखती थी, वो प्रोसेस हमको दिखता नहीं। ठीक है, इसलिए अवयव मिलकर के अवयव बनता है। अवयव आज के दिन में जितना आपको, आज के दिन में जितना छोटा सा इतना पौधा दिखाई दे रहा है, वो पौधा उसके अवयवों से बना है। कल थोड़ा बड़ा आपको पौधा दिखाई देगा, 2 दिन बाद अथवा 1 हफ्ते बाद, वो फिर और अवयव को जोड़ करके बना हुआ है। इसलिए अवयव का आधार हमेशा 100% अवयव ही होता है। जब आप एक पेड़ में दूसरा लकड़ी ला करके जोड़ करके बांधेंगे, तब आप बोल सकते हैं कि पेड़ में शाखा है। लेकिन जब तक उसकी नेचुरली बना हुआ है, तब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पेड़ में शाखा। भाषा में बोलते हैं हम लोग, व्यवहार में बोलते हैं, मेरे शरीर में आते हम लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता, तार्किक रूप में ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में हम बिल्कुल बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि कपड़े में धागा है, बोलते हैं,
है ना, लेकिन हमारा बोलने का मतलब जो भी हो, ठीक हो गई बात। तो कुछ चीजें ऐसा होता है हम लोग बोलते हैं, लेकिन तार्किक रूप में जब हम विचार करते हैं दार्शनिक रूप में, तो वहां पर आधार कौन है, आधेय कौन है, तो अवयव हमेशा दो परमाणु मिलकर के गणों की उत्पत्ति होती है। न्याय दर्शन में जब सृष्टि की प्रक्रिया हम लोग पढ़ते हैं तो दो अवयव, दो परमाणु मिलकर के गणों की उत्पत्ति होती है, और तीन गण मिलकर के त्रिश्रेणियों की उत्पत्ति होती है। फिर आगे संख्या का नियमन होता नहीं है, त्रिश्रेणी मिलकर के चतुर्णु पंचाणु पूरा घड़ा, पूरी पृथ्वी बनी, ठीक है। तो सबसे पहले दो परमाणु मिलकर जो गणों की उत्पत्ति हुई, तो जो गणों का आधार कौन है, परमाणु है। परमाणु का आधार गणुक नहीं है, परमाणु गणुक में नहीं रहता, गणुक परमाणु में रहता। फिर तीन गणुक मिलकर के त्रिश्रेणु बनेगा, तो त्रिश्रेणु का आधार कौन है, गणुक है। तीन जो त्रिश्रेणु है वह गणुक में रहेगा। उसी प्रकार से पुनः अवयव जुड़ पूरा घड़ा बनेगा, पूरा बिल्डिंग खड़ा होगा, तो सारा बिल्डिंग का सबका आधार उसका अवयव अवयव होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है, अब यहाँ थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, संदर्भ तो न्याय दर्शन जो है, इसका जो सिद्धांत है, इसको बोलते हैं आरंभवाद अथवा असत कार्यवाद। ये शब्द तो सुना है, सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद। आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वो सत्कार्यवाद की बात करता है ना, और न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो न्याय कहते हैं असत कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद का क्या मतलब है, सांख्य जो सत्कार्यवाद बोलता है, सत्कार्यवाद का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सत्व सत जाए, कपाल से घट की उत्पत्ति होती है, तो सत्व सत जाए तो न्याय तो हो रहा है, कपाल में पहले से घट, हाँ, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में भी कार्य सत है, ये सत्कार्यवाद। कपाल गुलाब के व्यापार करने से पहले भी कपाल में घट है, पूर्व में सत, घट की उत्पत्ति नहीं होती है, घट पहले से है, तो आविर्भाव होता है, अभिव्यक्ति होती है, ये सत्कार्यवाद है। लेकिन न्याय दर्शन कहता है कि जो घट पहले नहीं था, असत था, नहीं था, वो कपाल के संयोग से घट की उत्पत्ति हुई है। तो असत जो पहले था नहीं, अभी उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति से पहले वो घट नहीं था, कभी भी किसी भी काल में किसी भी देश में नहीं था, वो असत था, उसकी उत्पत्ति हुई, ये हो गया सत्कार्यवाद, ठीक है। और कार्य और कारण में हमेशा भेद होता है। जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान, देखिए जब भी कोई भी चीज पढ़ते हैं आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, किस संदर्भ में बात कही जा रही है। सांख्य दर्शन पढ़ते समय में आपको बुद्धि में रखना है कि वो सत्कार्यवाद की बात करता है, कार्य कारण अभेद की बात करता है, इसको दिमाग में रख करके बाकी चीजें समझना है। न्याय दर्शन पढ़ते समय में आपको हमेशा समझना है कि न्याय दर्शन असत कार्यवाद को मानता है और कार्य और कारण में भेद मानता है। दो परमाणु से उत्पन्न होने वाला जो द्रव्य है, वो परमाणु से भिन्न नया द्रव्य उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। तंतुओं के संयोग से पट उत्पन्न हुआ, एक पट उत्पन्न हुआ, तंतु ही पट नहीं है, तंतुओं से पट की उत्पत्ति हुई। तो तंतु कारण है और पट कार्य है। जब दो चीज होगा तब ना कार्य कारण होगा, तो वहां सांख्य में कार्य कारण बनेगा नहीं, वो अभेद है, वहां पर कार्य कारण भेद नहीं है, लेकिन न्याय में भेद है, पट कार्य है, तंतु उसका कारण है। तब प्रश्न होता है कि कौन सा कारण है, तो समय कारण असमय कारण बात आती है, ठीक। तो पट उत्पन्न हुआ, पट पहले से नहीं था, कहाँ उत्पन्न हुआ, तंतुओं में उत्पन्न हुआ। अभी तंतुओं में जो पट उत्पन्न हुआ कब तक रहेगा, एक पट कब तक रहेगा, जब तक तंतुओं का संयोग रहेगा, ठीक। अथवा वो प्रश्न थोड़ा सा, एक पट तब तक तंतु में रहेगा जब तक ये नष्ट नहीं हो जाएगा। यदि पट होगा तो तंतु में ही होगा, ऐसा नहीं कि बहुत दिन हो गया अब हम बदल करके दूसरी जगह चले जाते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो एक तंतु है, पट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोतल है, इसके अंदर पानी था थोड़ी देर पहले, अभी पानी नहीं है, तो यहाँ था, अभी बाहर दूसरी जगह जैसे हम यहाँ गिरा देंगे तो यहाँ पानी अभी हमको दिखेगा, बोतल भी अलग से दिखेगा, आधार अलग से दिखाई दे रहा है, अधिकरण अलग से दिखाई दे रहा है। दोनों की स्वातंत्र्य, दोनों की सत्ता है, दोनों पृथक पृथक सिद्ध है,
इसको बोलते हैं युक्त सिद्ध। तो पहले किसी ने कहा था युक्त सिद्ध। ये पानी हो गया। अब इस बोतल में भी पानी है, ठीक है। अब इसको हम आधा इसमें डाल देंगे मान लीजिए, तो क्या होगा? बोतल में रहेगा, है बोतल, मान लीजिए इसमें था, हमने इसमें से भर दिया, ठीक। अभी पानी इसमें नहीं है, इसमें पानी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है, दिखाई दे रहा है। तो पानी अलग दिखाई दे रहा है, बोतल अलग दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर तक यहाँ था, चलो यहाँ चला जाते हैं, फिर यहाँ से जगह चलो दूसरी जगह जाते हैं। तो ये अलग अलग सिद्ध है, आधार और आधेय दोनों की अलग अलग स्वातंत्र में सत्ता सिद्ध है, पृथक पृथक रूप से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन पट में आप वो काम नहीं कर सकते कि चलो तंतु ये है, पट है। आप जब भी दिखाएंगे एक ही चीज दिखाएंगे, यही है, ये पट है, ये पट का आधार तंतु है। ये अयुक्त सिद्ध है, पृथक पृथक दोनों की सिद्धि नहीं है। तो जो अयुक्त सिद्ध होते हैं उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो संबंध समवाय संबंध होता है, वो नित्य है। जब तक पट रहेगा तब तक तंतुओं में ही रहेगा। इसलिए अवयवी द्रव्य अपने अवयव में हमेशा समवाय संबंध से रहता है, क्योंकि वो अवयव और अवयव अयुक्त सिद्ध है। आप तोड़ देंगे तो आप उस समय आपको तंतु दिखाई देंगे, पट दिखेगा। यदि पट है तो तंतु में ही है। ये क्लियर हुआ? बोतल में घड़ा है, घड़े को निकाल कर दूसरी जगह रख दिया। अभी घड़ जो है टेबल में है, बोतल बिना घड़ वाला है, तो लेकिन हमको फिर भी बोतल दिखाई दे रहा है, हमको घड़ भी दूसरी जगह पर दिखाई दे रहा है। तो घड़ और बोतल युक्त सिद्ध है, पृथक पृथक सिद्ध है। इसलिए उन दोनों का संबंध समवाय संबंध नहीं है। लेकिन पट और तंतु में ऐसी स्थिति नहीं है। यावत, इसमें लिखा है यावत आधारम आधेयम, तो ये उदाहरण है यावत आधार, जब तक तंतु है तब तक पट है। इसलिए इनका संबंध ये अयुक्त सिद्ध हो गया, इनका संबंध समवाय संबंध हो गया, ठीक है। और रूप का संबंध लीजिए, इसमें सफेद रूप है, इस पट सफेद है, ये सफेद रूप कब तक रहेगा इस पट में? जब तक पट का नाश नहीं होगा, जब तक पट रहेगा तब तक सफेद ही रहेगा। एनी डाउट्स? यानी कि सर सफेद रंग पट में रह रहे और पट तंतु में रह रहा है। हाँ, सफेद शुक्ल रूप पट में रह रहा है और पट तंतु में रह रहा है ना? बिल्कुल। अब आप मान लीजिए हल्दी का पानी घोल करके उसमें कपड़ा ढकीला घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा? फिर निकालने के बाद पीला दिखेगा, तो गया ना फिर सब पट तो नष्ट हुआ नहीं। जब तक आपने कहा पट का नाश नहीं हुआ तब तक सफेद रहेगा। पट तो है अभी, अब तो पीला हो गया, फिर कैसे होगा? मतलब गड़बड़ नहीं, वो संयोग हो जाना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग तो रहा ही है, सिर्फ पीले के साथ संयोग हुआ। अयुक्त सिद्ध है, अयुक्त सिद्ध है क्योंकि हम पीला अलग कर सकते हैं धो के पट को। लेकिन रूप का कभी भी संयोग नहीं होता ना, गुण है, गुण का हमेशा समवाय होता है। रूप तो है ही, रूप तो रहेगा। ये तो रूप है, ये तो रूप है। तो इसमें एक कपड़ा पीला हो गया जब हम कहेंगे तो रूप गुण तो हमेशा समवाय संबंध से रहता है ना। कैसे होगा? कुछ गड़बड़ी हो रही है? समस्या होना और समस्या का समझना जरूरी है, नहीं तो समस्या नहीं होगी, समाधान में नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं हो रहेगा, है ना। नया पढ़ने वाला आप बुद्धि में थोड़ा प्रेशर देना जरूरी है, लॉजिक में है ना, तर्क है। ऐसा नहीं कि ये तो भी दिखा है तो हम मान लेंगे, तर्क है। और ये तर्क कैसा है? रोज हम जो चीजें देख रहे हैं उस पर, ऐसा नहीं कि हम कुछ दूसरे ग्रहों की बात बता रहे हैं, मंगल में क्या है, बृहस्पति में क्या है, हम अपने रोज मर्या की बात पर अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। पीला रंग जो है सर पानी में रह रहा है, और वो पानी जो है उसका संयोग हुआ है सफेद रंग के कपड़े के साथ। पानी भी पीला होता नहीं ना, पानी भी सफेद होता है। तो प्रश्न वहां भी चला जाएगा, पानी कैसे पीला होगा? तो उसमें रहेगा ही, उसके ऊपर रूप का आरोप हो जाएगा। तो रूप फिर वो समवाय कैसे हुआ? रूप तो समवाय समझ रहता है, आना जाना रहेगा तो समवाय कैसे हुआ? क्योंकि ये हमने ये नियम बनाया, ये शुक्ल रूप पट जब तक रहेगा तब तक पट का नाश नहीं होगा। अब मान लीजिए चलो शुक्ला में तो कोई बात पीला हो गया, फिर पीला भी हम कहेंगे पीला रूप पट में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। समवाय संबंध से रहने का
पट है, जब तक पट का नाश नहीं होगा तब तक पितृ का नाश नहीं होगा। लेकिन फिर धोलेंगे कि सफेद हो जाएगा, पट तो ही है, फिर पितृ तो गायब है। तो प्रश्न तो बना रहेगा ना कि रूप समवाय संबंध से रहता है, जब तक द्रव्य का नाश नहीं होगा, अवयव का आधार का नाश नहीं होगा, तब तक गुण का, तब तक वो उसी में रहेगा। ये जो आप बात बता रहे हैं हम लोग, यहाँ लागू नहीं हो रहा है ना, उसका व्यभिचार दिखाई दे रहा है, नियम भंग हो गया। आप जो नियम बता रहे हो भंग हो रहा है, भंग हो रहा है। का आश्रय जो द्रव्य होगा, हाँ, पार्थिव द्रव्य कोई ना कोई होगा, हाँ, वो समवाय संबंध से तो रहेगा। हाँ, और इसमें ये पीला हो गया कपड़ा, हल्दी में डाल दिया तो पीला कपड़ा हो गया। अब पितृ पट में समवाय संबंध से रहेगा कि नहीं? तो अब फिर धोलेंगे, फिर पट तो ही है। हमने कहा जब तक पट का नाश नहीं हुआ तब तक उसमें पितृ रहेगा, ये हमारा नियम, ये हमारा सिद्धांत है। लेकिन धो लिया, फिर साबुन लगा कर जो गया, सफेद हो जाएगा फिर। तो ये जब पट तो नष्ट हुआ नहीं, पितृ तो नष्ट गया है नहीं, अभी तो सफेद हो गया फिर पट। ये जो नियम हम बना रहे हैं कि रूप पट में जब रहेगा समवाय संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहेगा मतलब है जब तक पट का नाश नहीं होगा तब तक वो रूप वहां पर रहेगा, नहीं ना? ये सिद्ध का मतलब है, वो नियम भंग हो रहा है नहीं हो रहा है? जल का जैसे कोई गंध नहीं होता, लेकिन कोई गंदा पानी होता है उसका गंध आ जाता है, ऐसे भी उसका स्वरूप है कोई गंध ही नहीं, इसका स्वरूप भी ऐसे होगा। इसमें तो पहले से एक रूप है, जल में तो गंध होता ही नहीं, इसमें तो रूप है पहले से शुद्ध रूप। चलिए मैं अब बताता हूँ ना, ज्यादा घुमा लेकिन थोड़ा सा प्रश्न पूछने से दिमाग में चीजें बैठ जाती है, ठीक है कि नहीं? मैं केवल लेक्चर देता रहूंगा तो सब ऐसा लगेगा सारे चीज हम जानते हैं। जब मैं सवाल करता हूँ तब पता चलता है करो मैं नहीं जानता हूँ, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। बिल्कुल है ना? एक मद्रास में हमारे गुरु जी प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी में आए थे, उन्होंने कुछ लेक्चर दिया, ठीक है? तो वो बार-बार ये सुनाते थे कि मैं नहीं जानता हूँ, इसको जानने के लिए काशी में रह करके 10 साल पढ़ना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं आता है, इसको जानने के लिए आपको बनारस में रह करके 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती, तब समझ में आता है कि मुझे कुछ आता नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे नहीं आता है, ये जानना बहुत बड़ी बात है। जब आप जानते कि मैं नहीं जानता हूँ तब फिर आप जानने की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आपको पता ही होता है कि हम जानते हैं तो फिर आप जानने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या नहीं जानते, इसको जानना जरूरी है, अपने अज्ञान को जानना बहुत जरूरी है ना। पूरा वेदांत शास्त्र किसके पीछे लगा हुआ है? अज्ञान के पीछे लगा के अज्ञान को जाना। ज्ञान तो ही है, प्रकाश को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं होती, अज्ञान को दूर करना है, पहले जानो और अज्ञान को दूर करो, ठीक? चलिए, तो इसलिए मैं थोड़ा अज्ञान वाला को उठाने का प्रयास करता हूँ। मैं लगातार बोलता चला जाऊंगा तो आपको लगेगा फिर आप सो जाएंगे, क्योंकि कुछ नई बात है ही नहीं, आपको बताएंगे सारे चीज जानते हैं आपको। चलिए, तो मैं क्या प्रश्न उठा रहा था, फिर कभी कभी भटक जाता हूँ। पीला रंग अगर हो गया कपड़े का तो उसका क्या होगा, वो प्रश्न है। अब इसको एकदम सामान्य बात है, इसको समझना है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया था, पानी में जो है गंध नहीं होता है, हम लोग गुलाब जल डाल देते हैं तो पानी में से सुगंध आता है। वो सुगंध किसका है? जल का है नहीं, गुलाब का है, ठीक है? वो मिला दिया इसलिए उसकी प्रकृति, वो जल का गंध है ही नहीं। हमको पानी में गिलास में करने पर गंध आ रहा है, सुगंध है, लेकिन वो गंध जल का नहीं है। वो गंध किसका है? पृथ्वी का है, गुलाब का है। वो दोनों मिल गए, हमारा इंद्रिय में वो अलग अलग करने का सामर्थ्य नहीं। हम देख रहे हैं पानी को, घाट तो पानी को देख नहीं सकता है, वो तो केवल गंध को जान रहा है, वो तो सुगंध जान रहा है। तो दोनों इंद्रियों के बीच में मिसमैच हो गया, दोनों कन्फ्यूजन मिला दिए, दोनों मिल करके हमको बता दिया कि जल में गंध है, ठीक है? जैसे कहीं कुछ हत्या हो गई, सामने कोई आदमी पकड़ा गया वहीं पर, तो पुलिस कहते हैं तुम्हें नहीं किया है, तुम यहाँ पर क्यों हो? यदि तुम नहीं किए हो तो पहले उसी को पकड़ लेता है, भले वो वहां सहयोग से आ गया, ठीक? तो वही बात यहाँ पर हो गई, धोखा हो गया वहां पर। तो अब ये तो रूप में बात करते हैं, पानी में तो सबको पता ही है। आप देखो, आप इस कपड़े में कभी भी पीला रूप नहीं चढ़ा सकते, ये फिक्स है सामान्य रूप से। उसमें तरीके हैं दूसरे तरह, पाप होने पर हो जाता है। मैंने आपको स्पष्ट रूप में कहा था, हल्दी का पानी हमने लिया, उसमें कपड़ा भिगोया, तो हमने प्रश्न का उत्तर वही बैठे दे दिया था, हल्दी कैसा होता है? तो आप हल्दी को बोलते हो, पानी भी पीला नहीं हुआ है, वो पीला रूप किसका है? हल्दी का है, पानी सफेद नहीं। लेकिन वो हल्दी चारों तरफ, हल्दी ने अपना आवरण ले लिया तो हमको पानी का अलग से दिखता नहीं, हल्दी का ही रूप दिखा देता
कपड़े के बीच में संयोग संबंध हो गया। अब हमारा आंख में कपड़ा भी दिख रहा है, देखो हल्दी दिख रहा है, वहां पर हमें यहाँ हल्दी दिखाई दे रहा है, तो जिसका रूप दिख रहा है हल्दी का रूप दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हल्दी अलग से दिख दे रहा है, मिल गया कपड़े में, तो हमको कपड़ा दिखता है द्रव्य के रूप में, तो हम उसको कहते हैं कि कपड़ा पीला हो गया। तो कपड़ा कभी भी पीला नहीं हुआ है जब हम बोल रहे हैं उस समय, कपड़ा हमेशा सफेद ही है। लेकिन पीला क्या है? हल्दी है। हल्दी क्या है? द्रव्य है। और हल्दी और कपड़े के बीच में क्या संबंध है? संयोग संबंध। और रूप और कपड़े के बीच में भी एक संबंध है। आप कह सकते हैं कि हम बोल तो रहे कि पीला कपड़ा, यदि संबंध है नहीं तो कैसे बोला? वो परंपरा संबंध है। वो परंपरा संबंध में आएगी, बताएंगे हम लोग। वो साक्षात संबंध पीला रूप का किसके साथ है? हल्दी के साथ है। हल्दी का संबंध किसके साथ है? पट के साथ है। तब हमने कहा कि पीला पट है। वो वहां पर जैसे पानी गर्म हुआ बोलते हैं, गर्म पानी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। पानी कभी भी गर्म नहीं होता, लॉजिकल है, कार्बन रूप में कभी भी जल गर्म नहीं होता। जल हमेशा ठंडा होता है, 10% आप, लेकिन गर्म तो होता है। पानी चाहिए हमको ठंडी में नहाने के लिए, ठीक है। तो जो गर्मी है, उष्ण स्पर्श है, वो किसकी है? तेज की है। तेज के जो अंश है त्रिगुण चतुर्गुण को पानी में चले गए, तो हमको जो उष्णता की प्रतीति होती है, हमको तो तेज दिखते नहीं, आंखों से छोटे छोटे कण है उसके, हमको दिखते हैं जल, लेकिन हम हाथ अंदर रखते हैं, पानी गिराते हैं हाथ में, तो उष्ण स्पर्श की जो प्रतीति होती है। तो उष्ण स्पर्श किसका है? तेज का उष्ण स्पर्श है। बाद में तेज निकल जाएगा, वो ठंडा ही है। ऐसा नहीं कि पानी गर्म होकर के बाद में ठंडा हुआ, पहले हमने गर्म किया पानी को, बाद में पानी ठंडा हो गया थोड़ी देर बाद, ऐसा होता नहीं है। पानी कभी भी गर्म नहीं होता है, हमेशा ठंडा है। जब हमको लग रही है कि पानी गर्म है, उस समय पर पानी ठंडा ही है। जिस समय आपको लग रहा है कि पानी सुगंधित है, उस समय पानी सुगंधित नहीं है, उस समय पानी निर्गंध है। ये सब औपाधिक है, इसको हम बोलते हैं औपाधिक की प्रतीति। दूसरे का धर्म और दूसरे में भाषित हो गया तो औपाधिक की प्रतीति हो गई, ठीक है। हरा चश्मा पहन करके सफेद दीवार में देखेंगे तो हरा हरा दीवार दिखाई देगा, तो जो दीवार हरा दिखाई दे रहा है आपको, सफेद दीवार, तो चश्मा क्योंकि हरा है, इसलिए औपाधिक की प्रतीति है। समझ में आई बात? इसलिए मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था, पट और तंतु के बीच में हमेशा समवाय संबंध होता है, और पट में जो रूप है वो समवाय संबंध से रहता है, चाहे शुक्ल रूप हो। अब आप पट कोई विशेष केमिकल लीजिए, फिर वो पानी में गर्म करके वो रंग बदल देते हैं ना, रंगीन कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो उसमें पाक हो जाता है। क्या हो जाता है? पाक प्रक्रिया पता है? पाक प्रक्रिया तर्क संग्रह में उन्होंने लिखा है नंबर ने, रूपाय चतुष्टयम प्रतिमा पाकजम, है ना। रूप रस गंध स्पर्श जो पाक से परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा होता है, फिर उसमें आग से पकाते तो पक जाता है, तो घड़ा पक गया तो क्या हुआ? उसमें 4 चीज का परिवर्तन हुआ, रूप रस गंध स्पर्श, 4 चीज का परिवर्तन हुआ। पुराना रूप नष्ट हो गया, नया रूप उत्पन्न हो गया। पुराना रस नष्ट हुआ, नया रस उत्पन्न हुआ। पुराना गंध नष्ट हुआ, नया गंध उत्पन्न हुआ। पुराना स्पर्श नष्ट हुआ, नया स्पर्श उत्पन्न हो गया। बस इतना ही, 4 चीज का परिवर्तन होता है ना। संख्या का परिवर्तन, रूप रस में संख्या का परिवर्तन नहीं होता कि एक घड़े रखेंगे तो 2 निकलेगा पकाने के बाद, ठीक है। 4 चीज का परिवर्तन होता है, तो वो हो गया पाक। तो पाक होने पर क्या होता है? पुराना नाश होकर के नया उत्पन्न हो गया। अब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद घड़े को पका हुआ घड़े को निकाल कर रखने के बाद फिर काला हो जाएगा, होगा क्या? क्यों? उसका जो काला रूप था वो नष्ट हो गया, परमानेंटली खत्म, नया श्याम रक्त रूप उत्पन्न हुआ। पानी में ऐसा नहीं है, पानी जब आप गर्म करते हैं वहां पाक हो गया, पाक हो गया, शीतल स्पर्श का नाश होकर के उष्ण स्पर्श हो गया, ऐसा है नहीं। क्योंकि थोड़ी देर बाद रखने के बाद फिर बाद में ठंडा ही तो होता है, इसलिए उसमें पुराना जो स्पर्श का नाश हुआ ही नहीं। नाश हुआ होता है एक बार गर्म करने के बाद हमेशा फिर पानी गर्म ही रहता है। जैसे घड़ा, कच्चा घड़ा, सफेद घड़ा रक्त होने के बाद हमेशा लाल रहता है, तो पाक हमेशा पृथ्वी में ही होता है। तो पाक होकर के रूप का परिवर्तन जब होगा तो रूप नष्ट हो गया, श्याम रूप नष्ट हो गया। तो जब तक रहा स्पॉट में रहा, और जब नहीं रहा तो कहीं भी नहीं रहा, दुनिया से गायब, नष्ट हो गया। तो जब तक रहेगा तब तक उसी आधार में रहेगा, यावत आधारम आरेम्बा समवाय तिष्ठति, ठीक है। तो जब नष्ट होगा तो नहीं रहेगा, तो
प्रकार से दिखा सकते हैं, पट और रूप की दोनों अलग अलग सत्ता होती नहीं है। इसलिए रूपवान ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अथवा पट का उदाहरण हमने किया। तो यहाँ पर रूप और द्रव्य के बीच में हमेशा समवाय संबंध होता है। ठीक, तो सबसे पहला समवाय संबंध कहाँ होता है? पहला उदाहरण जैसे घटादि नाम का बाल आदर्श लेते हैं हम लोग। तो घटादि नाम का बाल आदर्श का क्या मतलब है? अवयव और अवयवी का संबंध समवाय संबंध। तो अवयव अवयवी में रहेगा कि अवयवी अवयवी रहेगा? अवयवी अवयवी रहेगा। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। ये इसको एकदम गाढ़ बात करना है कि अवयवी द्रव्य, अवयवी मतलब हमेशा द्रव्य होता है। जब आप अवयवी कहोगे तो 7 पदार्थ में से बाकी जो पदार्थ है, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, वो कभी भी अवयवी नहीं होते। अवयवी भाव केवल द्रव्य में ही होते हैं। ठीक है, तो अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है। एक नियम हमने जान लिया। इसी को उन्होंने घटादि नाम का बात आदर्श से विश्वनाथ नंदानंद भट्टाचार्य ने अपने कार्यक्रम में कहा है। उन्होंने केवल घट का पाल का उदाहरण लिया, लेकिन हमको समझना क्या है? अवयव अवयवी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, द्रव्येषु गुण कर्मणो हो, है ना? तो द्रव्येषु गुणस्य, पहले इसको तोड़ देते हैं। गुण कर्मणो 2 है, तो द्रव्येषु गुणस्य, तो द्रव्यों में गुण का जो संबंध है वो समवाय संबंध होता है। ठीक, हमने अभी रूप का उदाहरण लिया। इस बोतल में जो भी रूप है, नमस्ते। हाँ गुरु जी, प्रश्न है, पट के साथ पाक होने पर पट में तंतु का रूप का जो परिवर्तन हुआ, उसके साथ पट का कौन सा संबंध होगा? समवाय संबंध। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्ज्वल है सर, मैं पंडिचेरी से हूँ। उज्ज्वल पांडिचेरी से। एक बार फिर प्रश्न करिए थोड़ा सा। सर, पट में पाक होने पर जो नया रूप का उत्पन्न हुआ, उस रूप के साथ पट का कौन सा संबंध होगा? समवाय संबंध ही होगा जैसे। समवाय। धन्यवाद गुरु जी। वो जो नया रूप उत्पन्न होगा पट में, वो कहाँ उत्पन्न हुआ? उसी पट में उत्पन्न हुआ। अब वो कहाँ रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक उसका नाश नहीं होगा। वो अयुक्त सिद्ध हो गया, वो पट होगी। ठीक है, इसलिए वो भी जो नया रूप उत्पन्न होगा वो भी समवाय, पहले जो रूप था वो भी समवाय संबंध से था, नया जो रूप उत्पन्न होगा वो भी समवाय संबंध से रहेगा। तो गुण हमेशा अपने आश्रय द्रव्य, गुण हमेशा 2 बात समझना है, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है और नहीं, क्रिया का भी नहीं, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है और समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, गुण हमेशा और समवाय संबंध से रहता है। तो गुण गुणी न सम, गुणी माने, इसलिए गुणी मतलब क्यों? द्रव्य, इसलिए गुणी माने द्रव्य। गुण जहाँ पर है, गुणी माने द्रव्य। तो गुण और गुणी का संबंध समवाय संबंध, अर्थात गुण और द्रव्य का संबंध समवाय संबंध। तो द्रव्य कितने हैं? 9। सारे द्रव्य में कोई ना कोई गुण तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें गुण ना है ना? अब उसमें वो तो फिर मैं ज्यादा बताऊंगा तो संदर्भ दूर चला जाएगा। कि जैसे 5 गुण ऐसे हैं, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ये 5 गुण है ना, ये सभी द्रव्य में रहने वाले गुण है। ये 9 द्रव्य में रहते हैं। ठीक है, ये 5 गुण सभी द्रव्य में रहते हैं। वो आपको पता होना चाहिए वैसे कि कौन कौन से द्रव्य। जैसे पृथ्वी में 14 गुण रहते हैं, उसमें एक श्लोक है, वायुर्नवैका दश तेजसु गुणाः जलं क्षिति प्राण वृत्ताम चतुर्दश दिक्कालयो पंच शरीर वचाम परे महेश्वरेष्टो मनस सदैव च। ठीक है, तो मैं आपको एक मेरा YouTube चैनल है शास्त्र चिंतनम, उसमें तर्क संग्रह पूरा पढ़ाया हुआ है। तरह सारा मूल, तरह सारा पदकृत्य के साथ में, तरह सारा न्याय बोधने के साथ में, अलग से कुछ न्याय के पारिभाषिक पदार्थ का प्लेलिस्ट बना हुआ है और न्याय सिद्धांत मुक्ता और सिद्धांत। चैनल का नाम क्या है सर, फिर से बताइए? शास्त्र चिंतनम। आप मेरा नाम सर्च करोगे तो भी YouTube में हो जाएगा। ठीक, तो आप एक एक प्लेलिस्ट में जाकर के तर्क संग्रह आप पढ़ लेंगे, जिनको तर्क संग्रह ज्ञान नहीं है तो उनको उसमें, अब इसमें काफी चीजें हम लोग 3 दिन में नहीं बता पाएंगे, बहुत सी चीजें, तो आप उसमें से लाभ ले सकते हैं। ठीक सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि घट में पहले रूप रह रहा था जब पका नहीं था तब, और आपने घट को पका दिया
तो उसके बाद रूप परिवर्तन हो गया और वो भी समवाय से रह रहा है। तो ये सर थोड़ा अजीब नहीं हो गया, क्योंकि पहले जो घट पका नहीं था तब एक रूप रह रहा था समवाय में, तो वो नष्ट होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पकाने के बाद नया रूप आ गया समवाय से। हम पकाते क्यों है पता है? क्योंकि पुराना रूप नष्ट हो गया है, इसलिए पकाते हैं ना। अब आप किसी को गोली मारोगे बनते है ना, और वो मरे नहीं, तब ना आश्चर्य होगा। मरा तो स्वाभाविक चीज है, नहीं? सामने बंदूक रख करके आप पिस्तौल ट्रिगर दबाओगे तो न मरे, तब थोड़ा आश्चर्य अजीब लगता है कि गोली लगने के बाद नहीं मरा। मरा तो है, स्वाभाविक चीज है ना। जब आप जो आपके अंदर डाल रहे हैं घड़े पे, हम उसको पकाए हैं, मतलब उसका रूप रस गंध स्पर्श का नाश करें, वो पक गया तो स्वाभाविक चीज है ना। नहीं उसके बाद वो काले निकले तब जाकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये कैसे हो गया? नहीं, ठीक है? ठीक है सर। मैं कभी कभी खिंचाई करता था, आप दुखी तो नहीं होते ना? किसी किसी का अंतरात्मा में थोड़ा पीड़ा होती है, तो किसी के अंतरात्मा में पीड़ा होती तो बताना मुझे, है ना? क्योंकि थोड़ा मनोरंजन जैसा हो जाए अच्छा लगता है। सर खिंचाई नहीं करेंगे तो हम सोच विचार कैसे करेंगे? चलो ठीक है, बढ़िया, ये हम चाह रहे थे। अब देखिए लाइसेंस मिल गया हमको ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं कहा था, अब देखिए हम समवाय में थे, तो अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है। एक चीज फिक्स हो गया, इसमें सारे डाउट्स क्लियर, कोई संदेह नहीं। दूसरा गुण, गुण द्रव्य में, गुण हमेशा द्रव्य में रहेगा पहली बात, और हमेशा समवाय संबंध से रहेगा। ठीक है, उसमें और संबंध की संभावना होती है, बाद में आएगा, ठीक। लेकिन अभी प्राथमिक रूप में गुण हमेशा द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, या उसका स्वाभाविक संबंध है। और तीसरा नंबर में आया कर्म। कर्म माने क्रिया, ठीक। एक तो व्याकरण पढ़ते हैं, वहां भी कर्म आता है, राम ग्रामम गच्छति, है ना? कर्तुरीप्सितम कर्म, तो ग्राम जो कर्म है, ग्राम बालकः ग्रामम गच्छति, ग्राम कर्म है। लेकिन अब न्याय पढ़ रहे हैं तो ग्राम कर्म नहीं है। ग्राम क्या है? ग्राम द्रव्य है, ग्राम द्रव्य है ना, वो कर्म नहीं है। कर्म क्या है यहाँ पर? कर्म मतलब मूवमेंट, चलनात्मकम कर्म, आगे ना मन में ना, चलनात्मकम कर्म, ये जो चलने की क्रिया कर्म है, ठीक है। व्यावहारिक रूप में इसी को लिया ही जाता है। वो तो जब व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां पर आपको परिभाषा लगानी है, वाक्य बनाते समय। व्यवहार में कर्म मतलब क्रिया, इसलिए कर्म और क्रिया यहाँ पर क्रियावादी शब्द, पर्यायवादी शब्द है। कर्म और क्रिया दोनों पर्यायवादी शब्द है यहाँ पर, ठीक। लेकिन जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो कर्म और क्रिया, कर्म अलग है, क्रिया अलग है। गच्छति भवति क्रिया है, अस्थि भी क्रिया है ना? अस्थि में तो कुछ हलचल नहीं हो रहा होता है, तुम्हारी क्रिया घटा अस्थि, तो घट में कहाँ क्रिया हो रही है, लेकिन अस्थि क्रिया है, क्योंकि उसकी परिभाषा अपनी जगह पर है। तो शब्द शास्त्र वाली परिभाषा अलग है, मिलाना नहीं है दोनों को। क्रिया कर्म नहीं करना है, क्रिया भी कर्म भी, ठीक। और व्यवहार वाला क्रिया कर्म दूसरा हो जाता है, ठीक। वो मणिकर्णिका में होता है, हमारे बनारस में, यहाँ जाने का होता है, राजघाट में जाए, ठीक। तो क्या समझ में आई बात? क्रिया और कर्म दोनों पर्यायवादी शब्द हैं, दोनों एक ही अर्थ को बताते हैं, दोनों शब्द का एक ही अर्थ। और वो कर्म कहाँ रहता है? द्रव्य में रहेगा, द्रव्य में रहेगा। सारे द्रव्य में रहेगा? नहीं, सारे द्रव्य में नहीं रहता। देखिए गुण सारे द्रव्य में रहता है, कर्म केवल 5 द्रव्य में रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, इन 5 द्रव्य में क्रिया रहती है। आकाश तो विभु है ना, सर्वव्यापक है, वो कहाँ जाएगा? उसको हिलने डोलने वो प्याक है पहले से। तो जो विभु होते हैं, आकाश, काल, दिक, आत्मा, ये विभु है, सर्वव्यापक है, उनमें क्रिया नहीं होती है। बाकी क्रिया होने के लिए कुछ जगह रहेगा तो ना, यहाँ से वहां तक जाएगा। तो जो परिचिन्न होते हैं उनमें क्रिया होती है, जो अपरिचिन्न है उनमें क्रिया नहीं होती। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, ये जो 5 द्रव्य हैं, इनको, इनमें क्रिया होती है। इनका नाम है, इन 5 द्रव्यों का अलग से नाम है, न्याय मूर्त द्रव्य, क्रियावत्तम मूर्तत्वम, इनको मूर्त द्रव्य कहते हैं। तो इनमें क्रिया होती है, किस संबंध से होती है? समवाय संबंध। क्रिया हमेशा, अब देखो इस बोतल में क्रिया हो रही है, अभी क्रिया हो रही है, ठीक है। अभी क्रिया कहाँ चली गई? पहले जो क्रिया हो रही थी अभी कहाँ चली गई? क्रिया नहीं रुकी है, बोतल रुकी है,
अभी क्रिया हो रही है, अभी दिखाई दे रहा है क्रिया, तो अभी क्रिया कहाँ चली गई? नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। कहाँ उत्पन्न हुई? इसी बोतल में, और नष्ट भी। ऐसा नहीं कि क्रिया चलो हम निकल कर दूसरे को चले जाते हैं, यही उत्पन्न हुआ, यही उसका आधार है, यही रहा जब तक रहा, बाद में नष्ट शायद। तो क्रिया यावत आधार रहा हो, ठीक है। अब जब नष्ट हुआ, नहीं रहा तो नष्ट हो। इसलिए क्रिया और जो द्रव्य है वो अयुक्त सिद्ध है। आप क्रिया को अलग और द्रव्य को अलग करके नहीं दिखा सकते, इसी बस यही क्रिया है। अब ये क्रिया करके आप है ना, जैसे पानी को अलग कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अयुक्त सिद्ध है क्रिया और क्रियावान द्रव्य, इसलिए इनका संबंध भी समवाय संबंध है, अयुक्त सिद्ध है, ठीक है। तो गुण और द्रव्य का संबंध समवाय संबंध, कर्म और द्रव्य का, इसलिए द्रव्य से गुण कर्म उसमें कार्य का हो गया। अब तेसु जाति से संबंध, तेसु मतलब अभी तक कितने लोगों की बात हुई? द्रव्य गुण कर्म की बात हुई। तो तेसु मतलब द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण और कर्म में जो जाति का संबंध है, जाति कहाँ रहती है? द्रव्य गुण और कर्म है ना। द्रव्य में द्रव्य तो जाती है, गुण में गुण तो जाती है, कर्म में कर्म तो जाती है, और द्रव्य के अंदर घट में घट तो जाती है, पृथ्वी में पृथ्वी तो जाती है, रूप तो जाती है, रस में कई जाती है, बहुत सी जाती है, ठीक है। तो रूप में जो रूप तो जाती रहेगी, किस संबंध से? क्योंकि वो रूप को छोड़कर के बाद कहीं पर भी नहीं जाता। रूप और रूप तो दोनों अयुक्त सिद्ध है। जाति में कोई दिक्कत नहीं होती, वहां हमको क्लियरली पता चलता है कि रूप तो रूप में ही रहेगा, बाकी जगह रहेगा, ठीक है। गुण में गुण तो गुण में ही रहेगा, द्रव्य तो द्रव्य में रहेगा, घट तो घट में ही रहेगा, उसको निकाल कर कहीं जाएगा नहीं। युक्त सिद्ध नहीं, पृथक पृथक दोनों की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए उसको हम बोलते हैं व्यक्ति, जाति व्यक्ति। जाति व्यक्ति लिखा ना तरह से, जाति व्यक्ति। तो व्यक्ति मतलब क्या है? व्यक्ति शब्द का भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न अर्थ होता है। तो वहां जाति व्यक्ति जब हम बोल रहे हैं, वहां पर व्यक्ति माने हाँ द्रव्य गुण कर्म, अर्थात जातिमान। जाति व्यक्ति माने जातिमान, जहां पर जाति रहे वो कौन है? द्रव्य गुण कर्म तीन है। तो इन तीन में तेसु जाति से संबंध है समवाय। तो यहाँ पर एक चीज छूट गया जो कारिका में है, नहीं बताया, उसको चौ से लेना है। तेसु जाति च अनुक्त समुच्चय के लिए क्या है वो? नित्य द्रव्य और विशेष नाम का जो पदार्थ है कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में क्या परमाणु में रहता है, व्यावर्तन कराता है, विशेष नित्य है ना, अंत्य नित्य द्रव्य विशेष परिकृत। तो परमाणु में रहता है, वो किस संबंध से रहेगा? क्योंकि हमेशा रहता है, नित्य है, विशेष भी नित्य होता है, परमाणु भी नित्य होता है, उसका संबंध भी नित्य हो जाएगा। तो वहां पर समवाय संबंध होता है, ठीक है। तो समवाय संबंध अवयवी द्रव्य, अवयवी केवल नहीं समझना है, अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है समझना है। अब अवयवी तो पहले से समझ रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन था कि शाखा में वृक्ष के विषय में शाखा है, पाठ में तंत्र के तंत्र में पाठ है ना। आपको पहले से वो पढ़े होते कि अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है, तो आपको समझे नहीं होता है ना। तो ग्रंथ की पंक्ति को फिर उसका निकालना अथवा निचोड़ करके दिखाना जरूरी है, फिर इधर उधर बदलना जरूरी है, ठीक है। तो गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, क्रिया द्रव्य में समवाय संबंध से रहती है, जाति द्रव्य गुण कर्म तीन में समवाय संबंध से रहती है, और नित्य द्रव्य में विशेष समवाय संबंध से रहता है। हो गया। अब इसको हम इस ग्रंथ से ले यहाँ से, तो देखिए समवाय षष्ठ पदार्थ दया कणादि उक्त नित्य संबंध, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। यथा रूपवान ब्राह्मणो एवं चलती इत्यादि, ब्राह्मण तो जाति को पहले उन्होंने लिया, और रूप गुण हो गया, और चलत क्रिया आया तो गुण कर्म और जाति तीन को लिया। यहाँ पर ब्राह्मण में जो संबंध है वो समवाय संबंध है, ठीक। तो समवाय संबंध कहाँ होता है? यावत आधारम यावत आधेयम समवाय निष्ठति, जब तक उसका आधार है अथवा आधेय है। कहीं कहीं बदल सकता है, कहीं कहीं पहले पट नष्ट हो गया तो रूप नष्ट हो जाएगा, कहीं कहीं पट है पाप हो गया रूप नष्ट हो गया, लेकिन जब तक आधार है अथवा आधेय है तब तक समवाय रहता है। इसलिए समवाय संबंध को नित्य संबंध भी कहते हैं। और समवाय का ही अयुक्त संबंध है नामांतरम, क्योंकि अयुक्त सिद्धों का संबंध है, इसलिए इसका नाम हो गया अयुक्त संबंध, ठीक। यहाँ तक समवाय की बात हो गई। कोई प्रश्न समवाय को लेकर? हाँ, वहां पर कैसे कल्पना करेंगे?
जो पहले जाति थे और बढ़िया। व्यक्ति भी थे, अभी उसका कैसे सॉल्व करोगे? बढ़िया, ठीक है। मान ली सारे घट नष्ट हो गए, सारे घट फूट गए, है ना। अब घटत्व जाति का क्या होगा? उसको तो आपके नित्य है, कुछ पशु डायनासोर लुप्त हो गए, तो डायनासोर तो जाति कहाँ चली गई? यही प्रश्न है। हाँ, ठीक है, प्रश्न सही है ना। आप लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं लगता है? लग तो रहा है, ठीक है। ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना। प्रश्न है जब जाति नित्य है तो सारे व्यक्ति जब है जाति रहेगी कहाँ पर? इसमें हम लोग दो तीन प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं, है ना। एक तो ये व्याख्या होती है कि यदि कोई भी व्यक्ति है नहीं तो जाति उस समय पर में काल में रहती है। क्या रहती है? क्योंकि काल सर्वाधार है, इसलिए काल में तो सब कुछ है। घटत्व तो जाति घट में है, साथ साथ में वर्तमान काल में घटत्व है कि नहीं है। तो हम वर्तमान काल सबका आधार होने से जाति का आधार है। तो घटत्व का घट सारे नष्ट हो गए तो भी उस समय काल में एक तो एक समाधान होता है, ठीक है। तो प्रलय काल में प्रश्न आता है, प्रलय काल में सारे कोई भी व्यक्ति रहेगा नहीं, सारे नष्ट हो जाएंगे, तो जाति कहाँ रहेगी? ये प्रश्न आता है। प्रलय में सब कुछ नष्ट, सारे घट पट सब नष्ट, सारे व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे, तो उस समय जाति होती है। क्योंकि आगे फिर सृष्टि होनी है ना, आगे फिर सृष्टि होनी है। अभी घटत्व ही नष्ट हो जाएगा, दोबारा फिर घट की रचना नहीं हो पाएगी, ठीक है। या फिर दोबारा घटत्व को भी बनाना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं। इसलिए काल में ले जाकर रख लेते हैं, एक बात की। दूसरी बात, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है कि जो सर्वथा लुप्त हो जाए, ऐसा हम लोग मानते नहीं। किस आधार पर नहीं मानते? यहाँ तो हम पूरा धरती छान मारे, डायनासोर तो कहीं नहीं मिलता। तो दूसरा भी ब्रह्मांड है, दूसरी भी धरती है, वहां पर लोग रहते हैं, वहां दूसरे जीव रहते हैं। अनंत ब्रह्मांड है, भगवान अनंत ब्रह्मांड के नायक है, उनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड रहता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए ब्रह्मांड अनंत होने के कारण दूसरे ब्रह्मांड में इन सब जीवों की सत्ता होती है, इसलिए वो जाति कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये दो प्रकार की व्याख्या का आप अभी दे सकते हैं। ब्रह्मांडांतरवर्ती घट को लेकर के घटत्व जाति, अथवा चलो नष्ट हो गया सारे तो काल में वो जाति रहेगी, क्योंकि दोबारा आगे सृष्टि होती है, इसलिए जाति सुरक्षित रहेगी। सर दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि अवयवी जो है वो अवयव में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन जब घट है उदाहरण के तौर पे, तो घट जब नष्ट हो जाता है तो उसके अवयव तो रहते हैं ना, जैसे मिट्टी के टुकड़े इत्यादि रहते हैं। हाँ, तो ये समवाय जो है, वैसे फिर ऐसा समवाय का ये मतलब होना चाहिए कि कभी नष्ट ही ना हो, निरंतर रहे, नित्य रहे। लेकिन यहाँ तो नित्यता रह नहीं रही है, क्योंकि घट टूटने पे उसके छोटे टुकड़े तो मिल ही रहे हैं। तो ये तो समवाय नष्ट हुआ बोल रहे हैं, नहीं नष्ट हुआ बोल रहे हैं? नहीं, समवाय यहाँ पे नष्ट हो जाता है, लेकिन घट टूट जाता है, घट के अवयव रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये था सर, जैसे रंग है तो वो पट में रह रहा है, और वही सेम रंग तंतु में भी रह रहा है, वो अन्य रंग नहीं हो सकता, क्योंकि तंतु से ही मतलब पट समवाय से तंतु में रह रहा है। तो रंग दो अलग अलग करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि एक ही रंग है दोनों का। ठीक, दो प्रश्न हो गए। तो पहला प्रश्न है कि समवाय का भी तो नाश हो गया, घट नष्ट हो गया, तो घट का समवाय कैसे रहेगा, है ना। तो समवाय इसमें समझना ये जरूरी है। अभी संयोग की बात आगे ग्रंथकार करने भी आगे वाले हैं। समवाय एक है, जैसे अनेक घट में रहने वाला घटत्व तो एक होता है, ठीक है। प्रत्येक घट में रहने वाला घटत्व यदि अलग अलग होता तो घट के नाश होने पर हम बोलते घटत्व भी नष्ट हो गया। जैसे 1000 घट है, प्रत्येक घट में जो रूप रहता है रक्त रूप, जैसे सारे लाल घट है, तो प्रत्येक घट में रहने वाला रक्त रूप, सारे घट लाल है, लेकिन लाल रूप एक ही 1000 है। प्रत्येक घट में एक ही अलग अलग लाल है कि एक ही लाल सभी घट में? एक ही लाल है। लाल जाति नहीं, लाल गुण है, लाल रक्त जाति। 1000 घट है, 1000 घट सभी लाल है, रक्त रूप वाले हैं, तो सभी 1000 घट में रहने वाला जो रक्त रूप है वो सब भिन्न भिन्न है कि एक ही रक्त रूप 1000 घट? प्रत्येक से
सभी में रहने वाला रक्त वर्ण भिन्न भिन्न है, लेकिन रक्तत्व जो जाति है वो समान रूप से एक ही है। नहीं ठीक है, रक्त तो रक्त में है, घट में है ना, घट में रहने वाला रक्त रूप है वो भिन्न भिन्न। यदि मान लीजिए कि मान लिया जाए क्या प्रॉब्लम? तो एक ही मानने पर ऐसे होगा कि एक घट में निष्ठ जो रक्त है वो नष्ट होने पे सभी का नष्ट होना चाहिए। हाँ समझ आया। यदि 1000 में रहने वाला एक ही मान लेंगे तो एक घट के नाश होने पर, एक घट के रक्त रूप के नाश होने पर बाकी सारे घट बिना रूप वाले हो जाएंगे, है ना। इसलिए सारे घट में रहने वाला रक्त रूप एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, सदृश है, एक नहीं है, अभिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसलिए एक घट का जब नाश हो गया तो उसमें रहने वाला रक्त रूप का भी नाश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा घट नष्ट हुआ, उसका रक्त रूप नष्ट हो गया। लेकिन 1000 में रहने वाला जो घटत्व है तो एक ही घटत्व, एक ही 1000 में एक ही, प्रत्येक में रहने वाला घटत्व भिन्न भिन्न है। घटत्व जाति जो है प्रत्येक 1000 घट में जो घटत्व जाति है वो एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। प्रत्येक में अलग अलग घटत्व है, ठीक है। अब ये घट जब नष्ट हो गया तो हम उसमें कह सकते हैं क्या घटत्व का नाश हो गया? नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी 999 घट है, वहां पर घटत्व रहेगा। समझ आया? अब वो घट नष्ट हो गया, वहां का समवाय कहां से भाग गया था वो पता नहीं कहां चला, वो प्रतिदि वहां पर घटे नहीं होगा तो हमको प्रतिदि कैसे होगी? कहां है? बाकी जगह पर देख लो, वहां पर घटत्व है। उसी प्रकार से समवाय भी, घट और कपाल का समवाय, दूसरा घट का कपाल का समवाय, घटत्व और घट का समवाय, ये सारे समवाय एक है कि अलग अलग है? एक समवाय तो एक है, समवाय तो एक है। एक घट और कपाल का समवाय, पट और तंतु का समवाय, घटत्व और घट का समवाय, रूप और द्रव्य का समवाय, जाति व्यक्ति का समवाय, जितने भी समवाय की हमने बात की वो नाना समवाय नहीं, एक समवाय, ठीक। तो यदि हम कहेंगे घट और कपाल दोनों नष्ट हो गए तो घट और कपाल दोनों नष्ट होने पर उन दोनों का समवाय भी नष्ट हो गया, ऐसा कह देंगे। तो दुनिया में बाकी जितने भी समवाय है कहीं भी समवाय नहीं होगा, पट और तंतु का भी समवाय नहीं रहेगा। समझ आए बात? इसलिए दो संबंधी समवाय के जो दो संबंधी घट और कपाल, उसके नाश होने पर भी, जैसे घट के नाश होने पर भी घटत्व का नाश नहीं होता, अन्यत्र वो घटत्व विद्यमान है। उसी प्रकार से समवाय के दो संबंधी कपाल और घट दोनों के भी नष्ट हुआ और एक के भी नाश होने पर भी उस समवाय संबंध वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि अन्यत्र है, एक ही समवाय सब जगह पर है, समवाय नाना नहीं है, ठीक है। ये तो पहला प्रश्न का उत्तर है कि समवाय का नाश होता नहीं, वो नित्य संबंध है, ठीक है। नित्य होने पर समस्या आएगी, अनित्य मानने पर समस्या आएगी। दूसरा प्रश्न था क्या प्रश्न था दूसरा? रंग जो है मान लीजिए वो तंतु में रह रहा है और वही सेम रंग पट में रह रहा है। जब तंतु है, 1000 तंतु से पट बना हुआ है ना, एक तंतु है, तो इस तंतु में कितने कौन से रूप है? शुक्ल रूप है, शुक्ल तंतु से पट की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब आप बताइए, जब आप पट देख रहे हैं, केवल पट दिखाई दे रहा है कि तंतु भी दिखाई दे रहा है? धागे नहीं दिख रहे हैं? आप हमको देख रहे हैं कि मेरा शरीर दिखाई दे रहा है कि नाक कान मुंह भी दिखाई दे रहा है? आप जब घड़े को देख रहे हैं, केवल घड़ा दिख रहा है कि कपा मिट्टी भी दिखाई दे रहा है? दोनों दिखाई दे रहा है। रूप देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं। अब आप ये पट को देख रहे हैं, धागा देख रहे हैं कि नहीं? धागा दिखता है, धागा दिख रहा है, धागा नहीं दिखेगा तो पट दिखेगा नहीं। आपका जब शरीर देख रहे हैं तो आपका नाक मुंह कान भी तो दिख ही रहा है ना साथ में। हाँ बिल्कुल, एक साथ दिख रहे हैं ना, एक साथ दिख रहा है, दोनों एक साथ दिख रहा है। पट भी दिख रहा है, घड़ा भी दिखाई दे रहा है, शाखा भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, नाक मुंह भी दिख रहा है, पूरा सिर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पट भी दिख रहा है, तंतु भी दिख रहा है, ठीक है। अब जिसमें रूप होता है वो दिखता नहीं, जिसमें रूप होता है वो दिखता नहीं। यदि आप हो केवल पट में रूप है, तंतु में रूप नहीं है, तो तंतु दिखेगा नहीं। यदि आप हो अवयव है कि शरीर में रूप है, नाक कान तो अवयव है, उसमें रूप नहीं है, तो नाक कान दिखेगा नहीं। दिखाई दे रहा मतलब उसमें रूप है। तो हमको धागे दिखाई दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें एकदम फाइन है, इसलिए आपको लग रहा है कि अलग अलग तो दिख नहीं रहा है,
थोड़ा मोटा वाला स्वेटर दिखाएंगे तो हाँ वहां देखो धागा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वही है, दिखता है। ठीक है, तो हमको तंतु भी दिखाई दे रहा है क्योंकि तंतुओं में रूप है, और तंतु से जो पट की उत्पत्ति हुई पट हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पट में रूप है। यदि पट में रूप नहीं होता तो पट नहीं दिखाई देता, सिंपली बात है, सीधी बात है, आपको दिखाई दे रहा है रूप है। यदि रूप नहीं मानेंगे, मानने क्या जरूरत है, यदि नहीं मानेंगे तो नहीं दिखेगा, दिख रहा है इसलिए रूप मानना पड़ेगा। हो गया समाधान? धन्यवाद सर। आचार्य और कुछ? एकः प्रश्नः अस्ति। किं नाम? समवायस्य स्वतन्त्रपदार्थत्वेन स्वीकारे किं प्रयोजनमस्ति? यथा संयोगः। मम नाम अतुलः। अद्वैत? अतुल पुणेतः। अतुल कुतः? पुणेतः। अतुल। समवायस्य पदार्थत्व स्वीकारे किं मानम्? किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा विशिष्ट? यथा संयोगः गुणे प्रविष्टः। गुणे नाम तस्य गुणेषु अन्तर्भावः जातः, गुणे तस्य गणना। एवं विशेष पदार्थ स्वीकारे किमपि विशिष्टं प्रयोजनम् अस्ति वा? समवायः यदि कुत्र तस्य नाम समवायः स्वीक्रियते तस्य कुत्रचित् अन्यत्र अन्तर्भावः करणीयः इति आशयः वा? एवं स्वतंत्र पदार्थत्वेन स्वीकारे किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा विशिष्य? प्रसिद्धेषु षट् पदार्थेषु तस्य अन्तर्भावः न सम्भवति इति तस्य स्वातन्त्र्येण कथनम्। गुणे कुत्रचित् समवायः द्रव्येषु अपि समवायस्य अन्तर्भावः न सम्भवति। द्रव्य में जो विशेषता है, द्रव्य के जो राशि जाति वो समवाय में नहीं होता। गुण की जो खासियत गुण द्रव्य में समवाय समय से रहता है, वो समवाय कहीं भी समवाय समय से नहीं रहता। तो ऐसे द्रव्य में जिस कारण से हम द्रव्य की गणना करते हैं पृथ्वी जल तेज आदि को, अतः गुण में रूप रस की जो गणना करते हैं तो उसके स्वभाव के अंदर समवाय कहीं पर फिट नहीं होता, इसलिए हम उसको अलग से लेते हैं। सब जगह पर नहीं होता। स्वतंत्र पदार्थ यदि हम किसी चीज को मानते हैं उसके कारण ये कि प्रसिद्ध द्रव्य उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता। अंतर्भाव हो सकता है हो गया? सम्यक न श्रुतं महोदय। समवायस्य अन्य प्रसिद्धेषु अन्य पदार्थेषु द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभावेषु कुत्रापि अन्तर्भावः न सम्भवति इति तस्य स्वातन्त्र्यम्। एवं धन्यवादः। सर एक छोटा सा प्रश्न था कि आरंभवाद में जब भी कार्य हो रहा है तो वास्तव में तो संयोग और वियोग से ही हो रहा है। चाहे घट बना तो भी उसमें अवयवों का संयोग हुआ और घट नष्ट होने पे अवयवों का मतलब भिन्न हो गए, इसीलिए घड़ा नष्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि पहले समवाय होता है तब जाके कार्य होता है, और समवाय के नष्ट होने पे कार्य मतलब संयोग जो था वियोग में बदल जाता है। आपका प्रश्न संयोग में तो समझ में आ रहा है, कपाल के संयोग से घट उत्पन्न होगा, वहां समवाय कहां से जोड़ देगी? क्योंकि ये कपाल घट जो है वो कपाल में रह रहा है समवाय से। हाँ, उसमें रहता ही अवयव वो और कपाल। हाँ, और जब घट नष्ट हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि समवाय नष्ट हो गया, घट का कपाल में है वो। हमने उसका उत्तर दिया है, घट के नाश होने पर भी जैसे घट का नाश होने पर घटत्व का नाश नहीं होता, जैसे घट का नाश होने पर समवाय का नाश नहीं होता, क्योंकि समवाय एक है। तो उसको कैसे समझाए कि घट नष्ट हो गया, ये मेरे सामने घट था वो नष्ट हो गया, वो अवयवों में बदल गया। एक साल और न्याय पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभ्यास की कमी है, वो नया पदार्थ को दिमाग जल्दी पहचानता नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू। कालेन पच्यते विद्या है ना, विद्या को बताने का सही होता है। आप लगे रहेंगे जो आपके अंदर जो चल रही है ना, हमको जो दिखाई दे रहा है वो जगह रहेगी, तो आप बहुत जल्दी ही आपके सारे प्रश्नों का समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। आचार्य एकः प्रश्नः, कालिक संबंधः वा स्वरूप संबंधः इत्येतेषां कुत्र अन्तर्भावः नाम कस्मिन् पदार्थे? न अधुना चिन्तितं तथा समवायः कश्चित् अग्रे आगमिष्यति। एवं ठीक है,
तो इसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, कोई पढ़ ले मूल ग्रंथ को। समवायश्च षष्ठ पदार्थतया कणादेनोक्तो नित्यः सम्बन्धः यथा रूपवान् ब्राह्मणोऽयं चलति इत्यादौ ब्राह्मणत्वजातेः रूपगुणस्य चलनक्रियायाश्च ब्राह्मणे समवायः सम्बन्धः यावदाधीयं वा समवायस्तिष्ठति इति समवायो नित्यः सम्बन्धः इत्युच्यते। समवायस्यैव अयुत सम्बन्ध इति नामान्तरम् संयोगादि। तो यहाँ तक ये बात हुई, यहाँ तक समवाय की बात खत्म हुई, ठीक। लेकिन वहां उन्होंने एक उदाहरण दिया, संयोगंतु नैवम। समवाय में जो हमने बातें बताई, समवाय क्या है? अयुत संबंध है, ठीक है। यावल आधार अथवा यावल आधेय रहता है। तो ये जो बातें हमने बताई समवाय के विशेष बारे में, वो संयोग में नहीं होता, क्योंकि इसलिए बताने जा रहे हैं कि संयोग समवाय से भिन्न है। क्यों? क्योंकि आगे वो बता रहे हैं, सतुरपि आधाराधेयो दंड पुरुषयो संयोगादे अपाय दर्शनात्। ये हम काफी चर्चा कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दंड और पुरुष। तो एक दंड है, इसको दंड मान लेते हैं, पुरुष है, हमने उसको पकड़ रखा है, दंडी पुरुष है, बुद्धि हमारी हो रही। अब आपने दंड को अलग कर दिया, ये दंड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको पुरुष भी दिखाई दे रहा है। तो दंड भी जो आधार है पुरुष, वो भी अलग से दिखाई दे रहा है, जो आधे दंड भी अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप नहीं बोल सकते कि दंडी पुरुष है। अभी आपने दंड हाथ में ले रखा है पुरुष ने, तो दंडवान पुरुष आप बोलेंगे। अभी आप दंडवान पुरुष नहीं बोलेंगे, जबकि दंड भी है वहां दिखाई दे रहा है, पुरुष भी है आपको दिखाई दे रहा है। दंड और पुरुष दोनों के रहते हुए भी दंडी पुरुष बुद्धि नहीं हो रही है। अभी दंडी पुरुष बुद्धि हो रही थी, अभी दंड पुरुष दोनों के रहने पर भी दंडी पुरुष बुद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विशिष्ट बुद्धि होने के लिए संबंध चाहिए। विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व संबंध तो हमने पढ़ा। अभी विशिष्ट बुद्धि नहीं हो रही है, तो वहां पर संबंध देखो, या तो संबंध नहीं होना चाहिए, तो संबंध नहीं होना चाहिए। विशिष्ट बुद्धि हमने जो पढ़ा, संबंध संबंधित नियामकत्व, यहाँ पर क्या होता है समवाय में, ठीक है। श्याम रूप है, अब बाद में पट नष्ट हो गया। अगर पट और तंतु की बात करते हैं, रूप में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। पट और तंतु हमने अलग अलग तंतु को कर दिया, उस समय तंतु तो है लेकिन पट नहीं है, इसलिए हमको समवाय की बात करने की वहां पर जरूरत नहीं है। क्योंकि वहां क्यों उस समय अभी हमको पटवान तंतु बुद्धि हो रही है, पटवान तंतु पटवंता तंतवा ऐसी बुद्धि अभी हमको हो रही है। अभी हम निकाल कर अलग कर देंगे, पट नष्ट हो गया उस समय में। उस समय में उन तंतुओं में पटवंता इमे तंतवा ऐसी बुद्धि होगी। अभी हमने निकाल कर केवल धागा अलग रख दिया, उन तंतुओं में इमे तंतवा पटवंता ये बुद्धि होगी? नहीं होगी। नहीं। क्यों नहीं होगी? हम ऐसा नहीं कहेंगे वहां की समवाय नहीं है। हम क्या बोलेंगे? पट नहीं है, पट है ही नहीं। पट होगा तो ना पटवान बुद्धि होगी। अभी हमने निकाल कर अलग अलग कर दिया, मतलब उसमें पट रहेगा? केवल तंतु रहेगा आपके सामने। उस समय उन तंतुओं में अयम तंतु पटवान है बुद्धि नहीं होगी। प्रश्न पूछेगा कोई, क्यों नहीं होगी? अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, अभी हमने धागा अलग कर दिया, अभी तंतुओं में पटवान बुद्धि नहीं हो रही है। तो प्रश्न आएगा क्यों नहीं हो रही है, तो क्या उत्तर है? तो पट नहीं है, मुझे पट ही नहीं है। पट होगा था ना पटवान बुद्धि होगी। वहां पर एक आधारी नष्ट संबंध लगा, जो दो संबंधी है उनमें से एक संबंधी नष्ट हो गया। जैसे घड़ा पहले काला था, हमने पका दिया, अब श्याम घड़ा बुद्धि होगी। अभी हम श्याम रूपवान घड़ा नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे रक्त रूपवान घटा बोलेंगे। तो अभी श्यामवान घटा बुद्धि क्यों नहीं हो रही है? तो संबंधों में संबंध का जो दो संबंधी है, उनमें से एक के न रहने के कारण वहां पर वो बुद्धि नहीं हो रही है। समवाय स्थल में सब जगह पर ऐसा होता है। लेकिन जहाँ संयोग की बात आती है, ये दंड हो गया, दंडवान पुरुष हम बोल रहे हैं, हमने दंड को अलग कर दिया, पुरुष को अलग कर दिया, तो अभी दंड भी है, पुरुष भी है, दंड भी दिखाई दे रहा है, पुरुष भी है, लेकिन इस समय में दंडवान पुरुष बुद्धि नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? जबकि दंड भी है, पुरुष भी है।
तो यहाँ पर आपको एक ही विकल्प बचता है, संबंध नष्ट हो गया। दंड और पुरुष का जो संबंध था वो संबंध अभी नष्ट हो गया, इसलिए युत सिद्ध है, अयुत सिद्ध नहीं है। बात समझ में आई? समवाय स्थल में जब भी जैसे घट कहीं भी आप कर लीजिए, अवयव अवयवी हो गया, गुण गुणी, वही उदाहरण है, उदाहरण वही है। जहां पर भी रूपवान घटापूर्ति कर रहे हैं, बाद में घट पका दिया, रूप का परिवर्तन हो गया, श्याम का पहले अथवा मान लीजिए पहले हरा था, आम जो है आम हरा था, बाद पीला हो गया पक करके, तो अब हरा आम ऐसा हम व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा नहीं कहेंगे वो हरा का समवाय नष्ट हो गया, क्या कहेंगे हम? हरा रूप ही नष्ट हो गया। तो एक संबंध ही नहीं है, समवाय जब नहीं है बोल रहे होते हैं वहां पर एक संबंध ही नहीं होता है, तभी समवाय वहां पर प्रतीति नहीं होती है, इसलिए वो अयुत सिद्ध है। जब तक वो वस्तु है तब तक ही प्रतीति होगी, नहीं हो रही हो तो वस्तु नहीं होता है, ठीक है। लेकिन संयोग स्थल में ऐसी बात नहीं है। संयोग में क्या होता है, जहां दो वस्तु में संयोग संबंध हो रहा है वहां दोनों वस्तु आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, फिर भी वो विशिष्ट बुद्धि नहीं हो रही है। अभी ये पटवान हस्त बुद्धि हो रही है, अब वो पटवान हस्त बुद्धि होगी नहीं होगी, पट यहाँ पर, लेकिन पट भी आपको दिखाई दे रहा है, हस्त भी आपको दिखाई दे रहा है, दोनों संबंधी है, लेकिन फिर भी विशिष्ट बुद्धि नहीं हो रही। क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध न संयोग हुआ नष्ट हुआ, संयोग हुआ संयोग उत्पन्न हुआ, संयोग नष्ट हुआ, दोनों संबंधी विद्यमान है, संबंध नष्ट हुआ, संबंध उत्पन्न हुआ, संबंध नष्ट हुआ। इसलिए संबंध, संयोग संबंध और समवाय संबंध दोनों का जो प्रकृति है स्वभाव है भिन्न भिन्न है, इसलिए कहा संयोगादिगंतो नैवम्। जो बात हमने समवाय में बताई तो संयोग में नहीं है। इसलिए देखिए उदाहरण क्या, सतोर भी आधाराधेय, आधार और आधेय दोनों के रहते हुए भी, आधार व हस्त, आधेय व वस्त्र दोनों के रहते हुए भी, है ना, संयोग आधेय अपाय दर्शना, संयोग का अपाय हो गया, अपाय का नाश हो गया, इसलिए संयोग संबंध अनित्य है, उसका नाश होता है। अब संयोग शब्द का भिन्न भिन्न होता है, हस्त और वस्त्र का संबंध और इस बोतल का टेबल के साथ जो संबंध संयोग है दोनों अलग अलग है, एक ही संयोग नहीं है। क्योंकि यदि एक मान लेंगे क्या होगा, एक जगह संयोग के नाश होने पर वहां भी संयोग नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई प्रश्न? थोड़ा सा आप लोग डाउन हो गया, क्या होगा? आदिपदेन किम बोध्यम संयोगादिकम इत्यत्र। समवाय को छोड़कर बाकी सारे संबंध, समवाय में जो विशेषता बताई गई वो समवाय में ही है, बाकी जगह पर नहीं है। तो अलग है ना, अभी लाइन से बताएंगे, संयोग के बाद और संबंध का नंबर आने वाला है यहाँ पर, ठीक। सतोरपि आधाराध्ययो संयोग आदि अपाय दर्शनात्। अब हम नंबर आगे बढ़ते हैं, कितने बजे तक हम लोग चलाना है? अब आया संयोग, संयोग कणादोक्त गुण विशेष, संयोग जो है कणाद के द्वारा कहा गया। अब ये प्रश्न आया था ना, आपने संयोग को तो गुण में ले लिया, समवाय को अलग पदार्थ क्यों गिनाएंगे, ठीक है। तो संयोग जो है वो गुण में उसका अंतर्भाव होने की संभावना है, हो सकता है, इसलिए अंतर्भाव उसको कर दिया। तो संयोग क्या है, वो एक पदार्थ है, 7 पदार्थ में से एक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? गुण पदार्थ है, गुण में उसका अंतर्भाव होता है, क्योंकि गुण जो है वो समवाय संबंध से रहता है, तो संयोग भी समवाय संबंध से रहता है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, संयोग गुण विशेष से केवल कहा है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा कुछ यहाँ पर स्लाइड में जोड़ा है। अब देखिए, एक महर्षि कणाद जो है ना, उन्होंने जब गिनाया तो यहाँ पर उन्होंने लिखा रूप रस गंध स्पर्श, उन्होंने 24 गुण नहीं गिनाए, है ना, उन्होंने केवल 16 या 17 गुण गिनाए, 17। तो उसके जो सूत्र है यहाँ पर हमें दिया है, रूप रस गंध स्पर्शा संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागे, संयोग विभागो परत्वा परत्वे बुद्धया सुख दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च गुणाः, ठीक। अब ये तो 17 गुण है, लेकिन हम लोग बाद में 24 गुण पढ़ते हैं। 24 गुण बाद में भाष्यकार ने सूत्रों के आगे सूत्रों को देख करके
कि उनको पता चला कि बाकी भी सूत्र है, भले ही पहले नहीं कहा हो, महर्षि अभिमत है ऐसा मान करके उन्होंने प्रयत्न से सूत्रकार ने च शब्द का वहां पर उपदेश किया है। च शब्द जो है अनुक्त समुच्चय के लिए होता है, हम लोग जानते शब्द का होता है, इसलिए उससे समुच्चय किया। तो समुच्चय जो गुण है सप्त, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म शब्दा सप्तैव इत्येवं चतुर्विंशति गुणाः, ऐसा प्रशस्त भाष्य में भाष्यकार ने लिखा है। तो इन 24 गुण में से दो रूप रस गंध स्पर्श संयोग विभाग, तो संयोग और विभाग ये दोनों गुण है। अभी हमको बात करनी है संयोग नाम का जो गुण है वो संबंध में भी उसकी गणना होती है, ठीक है। और संयोग होता कहाँ है? द्रव्य संयोग, ठीक। यहाँ पर कुछ हमें उदाहरण दिया है, ग्रंथवान ग्रंथालय, तो ग्रंथालय में ग्रंथ रहते हैं, ग्रंथ ग्रंथालय में जब रहते हैं तो प्रश्न आएगा, जब आप कहेंगे ग्रंथालय में ग्रंथ है तो क्या प्रश्न आएगा? हाँ, किस संबंध से? भूल गए लग रहा है याद। तो लंच करने गए थे तो पूछे नहीं कि किस संबंध से थाली में रोटी करके, पूछते तो याद आ जाता है ना, ठीक। तो चाहिए, मैं बीच में वो पहले एक बार गुजरात में जाता था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ ऐसी टीम थी, तो मैंने कुछ पढ़ा ऐसे चीज, तो वो दिन भर वही सारे शब्द को सारे व्यवहार में करते रहे। फिर अगले दिन मुझे सुनाते थे, हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो मुझे भी आनंद लगता है कि चलो वो लोग कर रहे, तो काम भी कर रहे हैं, साथ साथ में आवृत्ति भी हो रही, पढ़ाई भी हो रही, ठीक। तो एक कोई कहेगा, दूसरा कोई कहेगा, फिर अपना बुद्धि लगाएंगे, तो कहेंगे नया नया उदाहरण मन करा था, ठीक। वो मनोरंजन भी हो जाता था, ठीक। तो मनोरंजन में वो करते थे दूसरे को चिढ़ाने उड़ाने के लिए, लेकिन वो कुल मिला करके वो शास्त्र चर्चा हो जाती, ठीक। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, करने चाहिए। तो द्रव्य संयोग सामान्य सिद्धांत हो गया, दो द्रव्यों के बीच में हमेशा संयोग संबंध होता है, ठीक। जब मैंने आपको बोला कि दो द्रव्य में हमेशा संयोग संबंध होता है, तो यहाँ एक प्रश्न आता है, आना चाहिए आप लोगों के मन में, लग रहा है सब थक गए, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है, तो संयोग सर कैसे रहता है? संयोग किस संबंध से दो द्रव्यों के बीच में रहता है? संयोग कोई संबंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संयोग संबंध से रहता है, बोल। तो आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आया? आना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, समवाय पढ़ाते समय में अवयवी द्रव्य अवयव में समवाय संबंध से रहता है ना। अवयवी भी द्रव्य है, घट भी द्रव्य है, कपाल भी द्रव्य है। अब यहाँ हम पढ़ा रहे हैं आपको दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है, वहाँ विरोध नहीं दिखाई दे रहा है। भिन्न द्रव्य ना सर यहाँ पे, वहां कौन सा एक ही द्रव्य है? वो भी तो कब भिन्न द्रव्य है। अभिन्न द्रव्य में समवाय होता था, हमने बोला नहीं, संबंध हमेशा दो में होता है, दो भिन्न होते हैं हमेशा, नहीं, दोनों में विरोध दिख नहीं रहा है। एक प्रकट होता है वहां पे, जो घट है तो घट और उसके अवयव में एकता दिखती है, यहाँ पे एकता नहीं दिखती। एकता दिखना जो है ना गलत है, एकता है नहीं। जितना हमारे पढ़ाने के बाद एकता दिखिए मतलब गड़बड़ है, क्योंकि हमें एक अलग से बीच में बता के गया था कि न्याय का जो सिद्धांत है वो सत्कार्य असत कार्य भाव है, घट उत्पन्न होता है, घट और कपाल में भेद है, ये हमने पढ़ाया। उसके बाद एकता दिखने का मतलब वो न्याय दृष्टि नहीं हुई, अन्याय दृष्टि, न्याय की दृष्टि से नहीं दिखेगी, अन्याय की दृष्टि से केवल दिखेगी, ठीक। तो यहाँ पर विरोध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब हमने कहा कि दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है, द्रव्य संयोग, और थोड़ी देर पहले आप पढ़ करके आए हैं कि अवयवी द्रव्य अवयव में समवाय संबंध रहता है, अवयवी भी द्रव्य है, अवयव भी द्रव्य, तो दो द्रव्यों के बीच में तो वहां पर समवाय हो रहा है। आप यहाँ बोल रहे हैं दो द्रव्यों के बीच में संयोग हो रहा है, तो क्यों ऐसा हुआ? एक प्रश्न तो बनता है। हाँ, क्योंकि समवाय तो व्यापवृत्ति होता है, संयोग अव्यापवृत्ति होता है। ऐसा तो कोई नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं। अवयवी भिन्न भिन्न है,
सब जगह भिन्न है, संबंध हो रहा है मतलब दो भिन्न होते हैं, लेकिन अलग करने में टूट नहीं जाता। जैसे घटवान पुरुष है तो घट और पुरुष को अलग जब करते हैं तो रहते हैं, और जब घट में से उसके अवयव को भिन्न करते हैं घट नष्ट हो जाता है। तो उससे क्या हुआ? इसलिए जब नष्ट हो जाता है दो द्रव्यों को भिन्न करने में तो वो मतलब है तो भिन्न ही, लेकिन नष्ट होने वाला दोनों द्रव्य नहीं है, दोनों द्रव्य तथा नष्ट कपालद्वय संयोगेन निष्णः घटः अवयवी भिन्नः एवञ्च घटद्वयोः संयोगः, एकः पृथक् घटः एकः पृथक् घटः, तयोः संयोगः। एकः घटः तद्भिन्नः कपालः, तस्य अवयवीभूतः कपालः, घटात् भिन्नः द्वयोः समवायः इति उक्तम्, है ना? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं तो पूछ रहा हूँ, फिर से प्रश्न। घट और कपाल से मिलकर कपाल से घट की उत्पत्ति हुई, घट और कपाल एक ही चीज है, अलग चीज है, अलग अलग है। तो घट कपाल में किस समय से रहता है? हमने पढ़ा है आपको समवाय संबंध से। अभी यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं? दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है, तो यहाँ पर दोनों में विरोध दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसा हमने पढ़ा है नहीं आपको? नहीं, यहाँ पर वो तो ठीक है, यहाँ पर विरोध दिखाई दे रहा कि नहीं? दिख रहा है। पहले विरोध दिखना जरूरी है, तब ना समाधान में जाएंगे। आप लोग समाधान क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ में मैंने ऐसे पूछा नहीं कि आप प्रश्न पूछिए, मतलब उत्तर दीजिए, मैं तो पूछा आप प्रश्न पूछिए, समाधान तो मैं देने के लिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं प्रश्न को उठाने के लिए भूमिका बना रहा हूँ कि आप कई उदाहरण लेकर के आए, प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, आप सब लोग समाधान लेके तैयार है। समाधान देने की जरूरत नहीं, समाधान तो है, कोई बात नहीं। जरूरी क्या है? उत्तर महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न महत्वपूर्ण होता है? प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। क्या प्रमाण है कि प्रश्न महत्वपूर्ण होता है? उत्तर मिलेगा नहीं तो क्या मतलब उसमें प्रश्न? लेकिन उत्तर मिलना जरूरी है। देखिए, प्रश्न के नाम पर एक उपनिषद बना हुआ है, उत्तरोपनिषद नहीं है ना? प्रश्नोपनिषद है, उत्तरोपनिषद है नहीं। तो हमारी तो परंपरा है, प्रश्न की परंपरा है। प्रश्न होगा, मैं कौन हूँ, प्रश्न आएगा तब ना वो हम ब्रह्मास्मि समझ में आएगा, तत्व से समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न नहीं होगा तो हम ब्रह्मास्मि बोलता रहे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, उत्तर आता है आज नहीं आएगा कल आएगा, प्रश्न होगा तो उत्तर मिलेगा। लेकिन पहले जरूरी क्या है? प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न पूछ करके एक सारे शास्त्र आप देखेंगे सब वाद है, वाद। तीन प्रकार की कथा होती है ना, आप म्यूट करिए। कथा तीन प्रकार की कथाएं होती है हमारे शास्त्र लिखने के लिए। वाद, जलकोर, विदंडा। अब ये शास्त्र क्या है? वाद। वाद किसको कहते हैं? वाद कथा किसको बोलते हैं? तत्वबोध क्या करता है? तत्वबोध कथा नहीं करेगा, कथा तो गुरु करेंगे। तत्वबोध क्या करता है? तत्व को भूसो मतलब क्या है? हाँ, वो प्रश्न करेगा ना, जिज्ञासु को समाधान नहीं देता, जिज्ञासु प्रश्न करता है, फिर उसका उपदेश होता है। ये सारे वाद ग्रंथ है, तो ये प्रश्न यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिखता नहीं किताब में, लेकिन सारे प्रश्न यहाँ पर छिपे हुए हैं। एक पंक्ति के बाद दूसरे पंक्ति उठाने समय बीच में प्रश्न है। अभी हमने बीच में जब समवाय की बात, इन्होंने समवाय शुरू किया ना, क्यों समवाय शुरू किया? उससे पहले वो समवाय के बारे में थोड़ी बात की, तो हमारा प्रश्न बनाए समवाय क्या है, वो प्रश्न तो यहाँ पर है नहीं। देखो, ग्रंथ उसी को समझ में आता है, ग्रंथ मुझे लगा कोई बोलता है, वो दो वाक्य के बीच में जो प्रश्न को समझ लेता है कि यहाँ पर एक प्रश्न है, इस प्रश्न के समाधान के लिए पंक्ति आई है, तो उसको ग्रंथ लगा है। जो केवल अनुवाद करने की पंक्ति में क्या लिखा है तो आप खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लूंगा फटाफट। ऐसे इतनी भाषा सरल है, संस्कृत हर किसी को समझ में आएगा। नहीं तो हिंदी भी की हुई है कई किताब में, अनुवाद तो पढ़ा ही हुआ है, तो फिर भी तो हमको चाहिए क्यों? अध्यापक क्यों चाहिए? क्योंकि वो ताल में है ना, उसको ताल में कैसे बैठेगा, ये क्यों बोला है, इस पंक्ति वाली पंक्ति क्यों आई है, तो वहां पर प्रश्न छिपे हुए हैं। प्रश्न यहाँ पर है, कहीं कहीं को नजर करके प्रश्न उठा देते हैं,
सब जगह प्रश्न उठा देना। तो आपको प्रश्न आना, संदर्भ जहां होगा वहां फट से प्रश्न आना चाहिए। तो जब हम पढ़ाते हैं कि संयोग संबंध द्रव्यों के बीच में होता है और अवयवावयवी में समवाय होता है, तो वहां फट से क्लिक करना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गया, विरोध है। उसका समाधान जो आपने समाधान बताया कि फिर हम उसमें फिर हम बाउंड्री बनाते हैं वहां पर, सर्वे ब्राह्मण एवं दधियताम तक्रम कौड़ी न्याय, न्याय पढ़ा है तक्रम कौड़ी न्याय। तो तक्रम कौड़ी न्याय क्या बोलता है कि सभी ब्राह्मण को दधि देना है और कौडिन्य को तक्र देना है। मतलब जो कौडिन्य को दधि मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सर्वे पे ब्राह्मण को दधि दिया था, मतलब सबके लिए सामान्य नियम है और कौडिन्य के लिए विशेष नियम है कि इसको तक्र मिलेगा। तो विशेष से मिल जाएगा, सामान्य से दही भी मिल जाए। दही के लिए कौन मना कर रहा है? और कोई मना नहीं कर रहा, दोनों मिल जाए। हाँ, विशेष सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेष बलवान भवेत्। सामान्य शास्त्र के अपेक्षा विशेष शास्त्र हमेशा बलवान होता है ना। आज गुण सारा काम करने लगे तो पृथ्वी जी बैठकर देखता ही रहेगा, है ना। आज गुण सारा काम करने लगेगा कि अवर से अस्पर होने पर गुण करता रहेगा तो पृथ्वी जी क्या करेगा बैठ करके? वो सूत्र का काम ही नहीं रहेगा। तो विशेष शास्त्र है, वो बांध देता है हमारा छोड़ करके तुम्हारा बाकी। तो पहले पृथ्वी थी, उसको छोड़ा हुआ में आज बड़ा प्रवृत्त होता है, ये होता है ना, सब जगह ये होता है, ठीक है। इसलिए वो बाद में हमको व्यावृत्ति करनी पड़ती है कि विशेष अवयवावयवी दो द्रव्यों का संयोग संबंध होता है, सामान्य नियम है। और अवयवी द्रव्य और अवयव दोनों अयुक्त सिद्ध होने के कारण वहां पर समवाय होता है, सामान्य विशेष नियम हो गया। तो विशेष नियम हमेशा सामान्य को बांधता है, तो विशेष को छोड़कर सामान्य की प्रवृत्ति होती है। तो क्या करना पड़ेगा कि अवयवावयवी द्रव्य को छोड़ करके बाकी जगह पर दो द्रव्यों का संयोग संबंध होता है, ये नियम निकल कर आएगा, है ना। कौटिल्य को छोड़ करके बाकी ब्राह्मणों को दही देना चाहिए, ये नियम आएगा। वो नियम का अर्थ है ना। वृत्ति से जहां पर प्राप्त होना है उसको छोड़ करके बाकी जगह पर अस्पर होने पर गुण होता है, वो अर्थ हमको व्याख्या करके आग गुण का निकालना पड़ेगा। तो सब जगह ये नियम होता है, समझ में आई बात। तो एक सामान्य शास्त्र है, एक विशेष शास्त्र है, हो गया। तो ये संयोग की बात हमने किया। तो ग्रंथवान ग्रंथालय में बोल रहा था, तो ग्रंथालय में ग्रंथ किस संबंध से रहता है? संयोग संबंध से रहता है। क्यों संयोग संबंध? संयोग क्यों? तो सिद्ध है दोनों दोनों द्रव्य दोनों द्रव्य हैं, दोनों और दोनों अवयवावयवी नहीं है, तो वहां पर संयोग संबंध हो जाएगा। वो मती गौशाला, तो गौशाला में गाय किस संबंध से रहते हैं? संयोग संबंध से। क्यों? दोनों द्रव्य हैं। बदरवत पात्रम, पात्र में बदर है, किस संबंध से? संयोग संबंध से। क्यों? दोनों द्रव्य हैं, ठीक। उसके बाद अभाव का संबंध आएगा, तो मुझे लग रहा है हमको अभाव की चर्चा कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न है, कुछ बातचीत हो और तो हम करेंगे। अभी कुछ और प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। सर आपने कहा कि अभाव की कल चर्चा करेंगे, लेकिन जो तीसरा बचा है ना अभी भी स्वरूप में भी काफी चीजें चर्चा करने के लिए है ना। स्वरूप में भी काफी चीजें चर्चा करने के लिए आपको मैं एक सजेशन देता हूँ। आपको यदि यूट्यूब फॉलो कर पाए मेरा, तो उसमें सर्ग संग्रह का प्लेलिस्ट में संबंध परिचय नाम का वीडियो, संबंध परिचय, उसमें संबंध परिचय है ना। सर्ग संग्रह का जो प्लेलिस्ट है उसमें संबंध परिचय नाम का वीडियो मिलेगा। उसमें संयोग समवाय स्वरूप कार्य तादात्म्य विषय विषय भाव स्वयं भाव सामान आदि गण के संबंध की चर्चा हमने की है, ठीक। आप 15-20 मिनट का देख करके थोड़ा आओगे तो आपको प्रश्न पूछने में और आनंद आएगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ चीजें था मेरे दिमाग में ध्यान करा, कोई प्रश्न है? भोजन के बाद थोड़ा से लगता है कि इसलिए हम थोड़ा कम खा कर आए। अल्पाहारी है ना, छात्र का लक्षण क्या है?
अच्छा वो जो श्लोक है क्या है? ये क्या है? विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण। पहला लक्षण कौन? दृष्टांत लक्षण हो सकता है, ठीक है। और बका ध्यानम है ना, और स्वान निद्रा। स्वान निद्रा शब्द बनता है, कोई बनाया व्याकरण कोई है? स्वान निद्रा वो स्वम शब्द है, स्वानो स्वान ऐसा शब्द है। स्वान तो होता ही नहीं, वो सुना है, सुनो निद्रा है, सुना निद्रा। षष्ठी में सुना बनता है, सुना तो स्वान का नहीं बनता है। समास करने पर तो स्वर्ण बनेगा, या तो स्वर्ण निद्रा बोलना पड़ेगा, वो छंद बिगाड़ देगा वहां पर। तो स्वान निद्रा सबको याद है, वही हम लोग भी वही याद किए, स्वान निद्रा है ना गुरुजी। स्वान निद्रा तो बनेगा नहीं। ये है ना, लेकिन सुनो निद्रा बन रहा है ना, इसका तो उल्टा शब्द का सुना निद्रा, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। और बको ध्यान में गड़बड़, बको ध्यान बोलते हैं तो बको ध्यान बोलेगा, बकस्य ध्यान में से तात्पर्य कि बक अलग है, ध्यान अलग है। विद्यार्थी का जो लक्षण है वो बक है कि बक का ध्यान है। गुरुजी श्वान शब्द भी बनेगा स्वार्थ में हरण करेंगे तो षष्ठी में प्रथमा होती है क्या? अब तो नहीं अच्छी है, श्वान शब्द भी बनता है। क्या बनता है वहां कुछ बोल रहे जी गुरुजी, श्वान शब्द भी है, स्वार्थ हरण करेंगे तो श्वान बनेगा सुन का। हाँ हाँ नहीं, वो तो हम लोग कहानी में इतना मेहरबानी कल्पद्रुम में दिया गया है गुरुजी, कल्पद्रुम शब्द, कल्पद्रुम में श्वान शब्द। तो ठीक है, आप उसको हमको भेजिएगा, काम करेगा, है ना? जरूर जरूर, आपको जरूर भेजेंगे गुरुजी। इसी में करवा लेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, जरूर जरूर। विचार करने से स्वान होता है, जो स्वान निद्रा होता है तो देंगे, नहीं तो सुनो निद्रा से हम चला लेंगे। बको ध्यान होगा, क्योंकि बका और ध्यान दो अलग शब्द। हमको बका की बात नहीं करनी, बक का ध्यान की बात करना है, वो बात हमसे चाहिए। तो बका अलग पद है तो समाज करना पड़ेगा ना। बको ध्यान में बका ध्यान, बका से ध्यान कैसे तो स्वान निद्रा, सुनो निद्रा, स्वान निद्रा होगा तो स्वान निद्रा में एक प्रश्न है, ठीक है, हो सकता है सुनो निद्रा रहेगा। और अब एक अल्पाहार विद्यार्थी का लक्षण है कि अल्पाहार विद्यार्थी का लक्षण है। किंतु वहां तो सुनो निद्रा बोला है, बका ध्यान बोला है, ध्यानी तो नहीं बोला शब्द का, या तो विद्यार्थी का विशेषण बना दे, उसका धर्म लिया है शब्द का, उसको क्वालिटी को लिया है, ध्यान क्वालिटी है, ध्यानी नहीं बोला शब्द नहीं। और फिर यहाँ अल्पाहारी विशेषण बना दिया उसको, तो अल्पाहारी नहीं, अल्पाहारा तो गृह त्यागी तो विद्यार्थी का विषय बन गया, फिर उसका तो लक्षण है नहीं वो, तो गृह त्याग विद्यार्थी। अब जैसे अल्पाहार है, अल्पाहारो यस्य ऐसा करके बहुव्रीहि कर देंगे तब भी एक नहीं, जो चाहिए नहीं वो क्यों करेंगे? जो अर्थ चाहिए वो करेंगे, जो नहीं चाहिए वो करेंगे। वो तो नीलकंठ का कोई दूसरे अर्थ करेंगे, भगवान से होगा ही नहीं। भाई नीलकंठ शिव और ऐसा विग्रह करेंगे जिससे की बात आए नहीं, कि जो नहीं आए वो करेंगे। मेहनत करके वही लाते ना, लोग जैसे वास प्रत्यय करके उस आनंद बनाना होगा तो अन प्रत्यय करके लाना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से नहीं आ रहा है। तो जो होता है वो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब शुद्ध करते हैं ना हम लोग, तो शुद्ध में क्या होगा? काकतिष्ठा बकत ध्यान, बको ध्यानम नहीं, बकत ध्यानम, एक ही पद है, बकत ध्यानम। स्वान निद्रा को कल फाइनल करते हैं, सही है तो ठीक है, नहीं तो सुनो ध्यान, सुनो निद्रा विकल्प हमारे सामने तसे बचा। और अल्पाहारो का सजाएगा, अल्पाहारो गृह त्यागो विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी पंच
पंचलक्षणानि यस्य स पंचलक्षणः। नहीं तो देखो विद्यार्थी पंचलक्षणम का कोई अर्थ आएगा, या तो समास करना पड़ेगा विद्यार्थी नाम पंचलक्षणम, तो विद्यार्थी में रस्व करना पड़ेगा, विद्यार्थी शब्द है, हमको तो विद्यार्थी ही चाहिए, दीर्घ विद्यार्थी कीदृशः पंचलक्षणः, एतानि पंचलक्षणानि यस्य। हो गया। तो ये न्याय के संदर्भ में थोड़ा सा बनाया गुरुजी, स्वा एव स्वाना, स्वान में आना लगती है क्या है। हाँ तो ठीक है, तब वो उसमें स्वान निद्रा हम लोग स्वर्ण शब्द से आण प्रत्यय करने पर स्वाना को आण करने से स्वान बन गया, आदेश की वृत्ति हो जाएगी, स्वाना बन जाएगा। ठीक है, तो स्वाना स्वानो स्वाना ये भी शब्द है, तो स्वान निद्रा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पर बको ध्यान नहीं करना है, बकत ध्यान करना है। हो गया। तो यहीं पर अभी रखें। कोई प्रश्न और? वैसे हम लोग का टाइम के हिसाब से 10 मिनट हम लोग बाकी 10 मिनट का आप लोग उपयोग कर सकते हैं यदि कोई प्रश्न हो। अल्पाहारी करेंगे तो कोई दोष आएगा गुरुजी? अल्पाहारी करने पर अल्पाहारी लक्षण बना रहे हैं। पहला लक्षण क्या है? काकचेष्ट। पहला लक्षण क्या है? काकचेष्ट, काकचेष्टा। देखिए, या तो आपको वहां पर काकचेष्टा करना पड़ेगा, या तो पांचों को विशेषण बनाइए, प्रथमांत प्रयोग करिए, विद्यार्थी के साथ में विशेषण बनाइए, है ना जी। या तो पांचों को बनाइए। 2-3 धर्म हो रहे हैं, 2-3 धर्म, या तो काकचेष्टा बकत ध्यानी, है ना, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। विद्यार्थी पंचलक्षण पांचों एक है ना, दोनों ऑप्शन है। आप दोनों को क्या बनाइए? विशेषण बनाइए, दोनों को प्रथमांत। तो काकचेष्टा, काक इव चेष्टा ऐसे बहुव्रीहि करके काकचेष्टा बकत ध्यानम ध्यानी, ऐसा नहीं तो जो प्रसिद्ध है काकचेष्टा और बकत ध्यानम, स्वान सुनो निद्रा था स्वान निद्रा तथैव च। तो वहां पर ऐसा करते हैं तो फिर इधर अल्पाहार गृह त्याग करना चाहिए। जी जी जी, अधुना स्पष्टम। ठीक, धन्यवाद गुरु। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग तर्क संग्रह जो ग्रंथ है जिन्होंने पढ़ा है वो भी थोड़ा सा आवृत्ति कर लेना है, और संयोग में तो तर्क संग्रह में ज्यादा लिखा नहीं, समवाय का जो अयुत सिद्ध वाली पंक्ति है अवयव अवयव उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है उसको। ठीक है, और ये जो आपको टाइम मिलता है तो वो संबंध परिचय नाम का जो वीडियो है और भी देख सकते हैं, विशेष करके संबंध के बाद हम करने वाले हैं, उसको आप देख करके आ सकते हैं। ठीक है, और जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो आप लोग नोट्स बनाए होंगे केवल सुन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें और अपने एग्जाम्पल्स उदाहरण वगैरह जोड़ करके एक उदाहरण लेकर के उसको परिपक्व करना है, और जहां पर प्रश्न हो उसको आप कल हमको पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद और तो आज ज्यादा हम लोगों ने चर्चा किया नहीं, कल हम थोड़ा सा इसे क्योंकि भूमिका में बनाना चाह रहा था, क्योंकि बेसिक जो आधारभूत चीज है वो अच्छे से हो जाए, और पाठ बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। आप लोग प्रश्न करिए, हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा खाना बनारस में रहना कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। वो एक उक्ति है ना कि आपको थोड़े दिन में विद्वान होना है तो थोड़े थोड़े पढ़ने चाहिए, और ज्यादा दिन में विद्वान होना है तो ज्यादा ज्यादा पढ़ने चाहिए। आपको ज्यादा दिन में विद्वान होना है तो थोड़े दिन में विद्वान होना है, तो थोड़े दिन में विद्वान होना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो पचेगा, वो ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे तो पचेगा नहीं। ठीक है, तो फूलता ज्यादा देखेंगे शरीर में होते हैं ना। ठीक है, जो खाकर पचाता है उसका शरीर पतला दिखता है, हृष्ट पुष्ट होता है, मजबूत होता है ना, गठन सही होता है। और नहीं तो ज्यादा खाते तो खाते रहते हैं तो वो शरीर फूलता है, लेकिन अंदर तो दम होता नहीं है। नहीं तो कितना पढ़ा है तो सरस मुक्तावली प्रतिवाद शेखर परिभाषा शेखर इतने बड़े बड़े नाम ग्रंथ ले लेंगे, डर जाएंगे अरे इतना बड़ा विद्वान सामने आया। ठीक है, फिर पूछेंगे समवाय संबंध कहाँ होता है बताइए, पता नहीं कहीं होता है, और कुछ पढ़ा था थोड़ा भूल गए,
वो तो दर्शन के बाद है ना, जैसे विद्वत बात पूछेंगे, शेखर पूछेंगे तब बताएंगे, ये सब नौबत आ जाती है। इसलिए थोड़ा पढ़ना है, उसको पचाते रहना है, तो जो पचा उसके ऊपर। इसलिए हमारे जो परंपरा में आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधार्थ गरीयसी। मैं गुरुकुल में जब रहता था, गुरुकुल की बात मैंने सुबह सुनाई थी, तो वहाँ एक नियम ही था कि सुबह हम लोग 4 बजे से 6 बजे का जो टाइम है, 4 बजे से उठते थे, प्राय 4:30 से जल्दी उठते थे, स्नान वान करके आधा घंटे में अपना निवृत्त होकर के 6 बजे तक का टाइम आवृत्ति करने का केवल। पुराना जो कल परसों का पड़ा हुआ पाठ करते थे, चारों का आवृत्ति करना, अमर कोश आवृत्ति करना, लघु सिद्धांत कौमुदी आवृत्ति करना, पाठ 15 आवृत्ति उसको पढ़ते थे। तो वो नियम ही था, आवृत्ति करना है। आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधार्थ गरीयसी। अब जितना जानते हो इतना पढ़ा, उससे अच्छा क्या आवृत्ति ज्यादा करिए। आपको आप कितना पढ़े वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कितना आता है वो महत्वपूर्ण है ना। मैं कहूँ कि मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए और आप मैं यहाँ पढ़ाने बैठूं, मुझे यहाँ की पंक्ति नहीं लगे, संयोग क्या है, समवाय क्या है, तो कोई सुनेगा मुझे नहीं। लेकिन मैं कहूँ भाई मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने एक किताब पढ़ा लेकिन मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो आपको वही चाहिए ना, तो आप सुनेंगे मुझे। तो मुझे कितना आता है, आपको कितना आता है, कितना आप जानते हैं, कितना आप प्रतिपादन कर सकते हैं, कितना आप दूसरे को समझा सकते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कितने साल बिताया और कितने ग्रंथ पढ़ लिए, कितने गुरुओं से पढ़ लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बनारस में हम लोग देखते कई ऐसे लोग हैं 35 साल से पढ़ रहे हैं, हर एक गुरुओं से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी सर्व संग्रह पढ़ाइए बोलेंगे तो पीछे हट जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन उनके अलग है, थोड़ा साधना वाले कुछ साधु महात्मा होते हैं, चलो शास्त्र सुन रहे हैं, फालतू की चीज करने से अच्छा है कि, तो उनका दृष्टि विद्वान होना नहीं होता है, उसकी दृष्टि होती है कि कम से कम शास्त्र चिंतन हो, किसी न किसी से कान में अच्छी बात आ जाए, फालतू में जाकर बाहर दूसरों से फालतू कब करने का अच्छा, भले हमारी बुद्धि कमजोर है उनको पता है तो सुन लेते हैं, तो वो अच्छी बात है वैसे। लेकिन विद्वत्ता की दृष्टि से हम देखा जाएगा तो उससे तो बहुत ज्यादा लाभ तो होगा नहीं, है ना। आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं जाके छात्र जो भी है ना, पीएचडी करने का मतलब क्या है, पीएचडी लिए सबसे पहला क्या चीज चाहिए आपको, क्या बेसिक चीज है, कहाँ से शुरू करते हैं, तो समस्या, क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन होगा तब उसके बाद आगे आप चीजें करेंगे। तो ये शास्त्र क्या सिखाता है आपको, प्रश्न करना सिखाता है, तो प्रश्न करना है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। प्रश्न के बाद आज का प्रश्न का आज ही उत्तर दिया जरूरी नहीं है, प्रश्न को पकाना है अच्छी तरह, प्रश्न को भी पकाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, अपने से पहले समाधान करने का प्रयास करना, धीरे धीरे प्रश्न करना, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको